योगिनी, वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही जागती है। अगर किसी ने गलती से उसे जगा दिया तो वो उसके खून की प्यासी हो जाएगी और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालेगी। श्रुति फोन में ध्यान लगाकर पढ़े ही जा रही थी। ओह, मैं तो बहुत डर गई। इतनी खौफनाक कहानी मैंने पहली बार सुनी है। श्रुति के आगे वाली सीट पर बैठी नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कार में बैठे सभी लोग हंस पड़े। श्रुति ने झुंझलाकर कहा, अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, देख लेना। बस कर यार श्रुति, ऐसे टिपिकल भूतों चुड़ैलों की कहानियां मैंने बचपन में बहुत सुनी है। अब तू हमें और मत पका। श्रुति के बगल में बैठा विशाल बोला, ये कोई कहानी नहीं, ये सच में हो चुके किस्से हैं। और ये कोई भूत या चुड़ैल के बारे में नहीं है, उस खौफनाक योगिनी के बारे में है जो हजारों सालों से लोगों का कत्लेआम करती आ रही है। विशाल श्रुति की बात बीच में काटकर बोला, हजारों सालों से? इसका मतलब वो जरूर तुम्हारी उम्र की होगी। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। श्रुति खींचकर बोली, बहुत अच्छा मजाक है। ओके ठीक है, अब मैं कोई भी खौफनाक दास्तान नहीं सुनाऊंगी। उसने अपनी उंगली से चश्मा नाक के ऊपर किया और कार से बाहर देखने लगी। तभी समीर बोल पड़ा, कम ऑन यार श्रुति, ऐसे नाराज मत हो। हम तुझे बोलने से मना नहीं कर रहे, पर तू ये घिसी पिटी कहानियां मत सुना। अगर कोई मजेदार किस्सा है तो वो बता। मैं अब कुछ नहीं सुनाने वाली, श्रुति रूखी आवाज में बोली। क्या यार श्रुति, गुस्सा हर समय तेरे नाक पर ही रहता है, नेहा बोली। इसके बाद नेहा ने पीछे बैठी शिखा की तरफ देखा। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। नेहा ने कहा, जरा शिखा मैडम की तरफ तो देखो, उसे तो जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। विशाल बोला, खोएगी क्यों नहीं, 3 दिन पहले ही तो राहुल ने उसे प्रपोज किया है। और वैसे भी पहले प्यार का नशा इंसान को पागल बना देता है। उफ, सभी हंसने लगे। श्रुति बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान में काले बादल गहराते जा रहे थे। विशाल ने श्रुति की तरफ देखा और पूछा, क्या देख रही हो? लगता है बारिश होने वाली है, श्रुति बोली। नेहा ने समीर की तरफ देखा और पूछा, राजगढ़ अभी और कितनी दूर है समीर? लगभग 20 किलोमीटर दूर, कार चलाते हुए समीर बोला। हे भगवान, इतनी दूर? नेहा कार में बैठे बैठे परेशान हो चुकी थी। समीर प्लीज सड़क के किनारे थोड़ी देर गाड़ी रोक लो, कार में बैठे बैठे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। थोड़ी देर रुककर हम सब आराम कर लेते हैं। विशाल बोला, बारिश आने वाली है नेहा, अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो फिर सड़क पर दिखाई देना भी मुश्किल हो जाएगा। और राजगढ़ अब ज्यादा दूर नहीं है, हम कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। समीर ने विशाल की हाँ में हाँ मिलाई। नेहा चुप हो गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। भोपाल से राजगढ़ जाने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क पर कोई वाहन भी आता जाता नहीं दिख रहा था। पूरी सड़क पर केवल उन लोगों की कार ही दौड़ रही थी। कार में कुल 5 लोग थे। समीर कार चला रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसके बगल में बैठी थी। पीछे वाली सीट पर श्रुति, विशाल और शिखा बैठे थे। वे सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। इस समय उनकी छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में समीर अपने शहर भोपाल आया था और अपने चारों दोस्तों को भी भोपाल घुमाने के लिए साथ में लाया था। दरअसल समीर का एक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल था जिस पर हाल ही में 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में उसने किसी डरावनी और रहस्यमय जगह पे जाने का फैसला किया। वो उस जगह का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता था। हालांकि वो खुद भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं रखता था, पर उसे पता था कि ऐसी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं और उसके चैनल के दर्शकों को भी ऐसी चीज पसंद आएगी। इसी सिलसिले में एक दिन भोपाल में किसी ने समीर को बताया कि भोपाल से 130 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है राजगढ़। वो जगह बहुत खतरनाक और डरावनी मानी जाती है। वहां पर सदियों से किसी खौफनाक शक्ति योगिनी के श्राप के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। अगर वो चाहे तो वहां जा सकता है। समीर को अपने वीडियो के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा। नेहा, विशाल और शिखा तैयार हो गए, लेकिन श्रुति ने जाने से मना कर दिया। वो भूतों प्रेतों में विश्वास रखती थी और ऐसी जगह का नाम सुनकर ही वो काम गई। देख श्रुति, हम जहां भी गए हैं एक साथ गए हैं और अब तो कह रही है कि मैं साथ नहीं आऊंगी, नेहा बोली। लेकिन ऐसे डरावनी जगहों पर जाने से मुझे डर लगता है।
श्रुति हिचकिचा कर बोली, हम तुझे अकेले जाने को थोड़ी ही बोल रहे हैं, हम भी तो तेरे साथ आ रहे हैं। क्या तू अपने दोस्तों की इतनी सी बात नहीं मानेगी? समीर बोला। उसके दोस्तों के लाख मनाने पर श्रुति वहां चलने को तैयार हुई। अगले दिन सब ने अपना सामान पैक किया और कार में बैठकर राजगढ़ की तरफ निकल पड़े। वो कार समीर के पिताजी की थी। श्रुति एक सामान्य गुजराती परिवार से थी। लखनऊ में उसके पिताजी की एक कपड़े की दुकान थी। वो बड़ी शांत और शर्मीले स्वभाव की लड़की थी और उसे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता था। उसकी तंत्र मंत्र में बहुत रुचि थी। वो हमेशा तंत्र मंत्र के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहती। विशाल जयपुर से था, खुले दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी। शिखा के लिए उसके मन में भावनाएं थी। इससे पहले कि वो अपनी भावनाओं को शिखा के साथ साझा कर पाता, उसके सहपाठी राहुल ने शिखा को प्रपोज कर दिया। विशाल अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा कर रह गया। उसके दिल की ये बात सिर्फ श्रुति को पता थी। शिखा भी बेहद सौम्य स्वभाव की लड़की थी। दिखने में जितनी सुंदर, पढ़ने में उतनी ही होशियार। आजकल वो प्यार के लम्हों में खोई हुई थी। नेहा समीर की गर्लफ्रेंड थी। वो बेहद बातूनी थी। उसकी बातों से उसका चंचल स्वभाव झलकता था। वे लोग राजगढ़ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गए थे। आसमान में काले बादल गहराने लगे और गर्जना के साथ बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर मूसलाधार पानी बरसने लगा। समीर को अपने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफानी हवाओं के साथ काफी तेज बारिश हो रही थी। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और कार अनियंत्रित हो गई। समीर ने कार को संभालते हुए तुरंत ब्रेक मारा। कार काफी दूर तक फिसलती हुई गई। सभी लोग आगे की तरफ गिर पड़े। शिखा को भी झटका लगा और वो आगे की तरफ गिर पड़ी। उसने अपने हेडफोन उतारे और पूछा, क्या हुआ? समीर ने कहा, लगता है कार का टायर फट गया। अरे नहीं, सभी एक स्वर में बोले। हम राजगढ़ से अभी भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब क्या करें? समीर बोला, जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके रुकने का इंतजार करना होगा। सभी लोग कार में बैठे बैठे बारिश के थमने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश के देवता ने बारिश न रुकने का प्रण ले रखा हो। लंबी दूरी की यात्रा के कारण सभी बहुत थके हुए थे। थोड़ी ही देर में सभी को नींद आ गई। अचानक श्रुति की आंख खुली। उसने उठकर चारों तरफ देखा। कार में वो अकेली थी और कोई नहीं था। वो डर गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। सुबह हो चुकी थी। श्रुति आंखें मलती हुई बाहर निकली। उसने देखा कि नेहा और शिखा सड़क के किनारे जंगल के पेड़ों के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी। वो उनके पास गई और बोली, समीर और विशाल कहाँ हैं? शिखा बोली, वो दोनों पैदल राजगढ़ गए हैं मैकेनिक को लाने। तभी नेहा बोल पड़ी, जब तक वे लोग मदद लेकर आते हैं तब तक क्यों ना जंगल में घूमा जाए। श्रुति ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो जंगल रात में जितना डरावना लगता था, दिन में उससे भी ज्यादा डरावना दिखता था। वो बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कम ऑन यार, हम हैं ना, नेहा बोली। वे तीनों जंगल के कुछ अंदर गई। जंगल में जाने पर श्रुति को लगा कि जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। वो अनायास ही उस तरफ चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तभी शिखा ने उसे देखा। वो श्रुति के पीछे भागी और उसे पकड़कर बोली, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, चलो वापस कार की तरफ चलते हैं। श्रुति वापस कार की तरफ आ गई। उसे सड़क पर दूर से एक गाड़ी दिखाई दी। वो समीर और विशाल थे। मैकेनिक ने उनकी गाड़ी का टायर बदला और वे राजगढ़ की तरफ निकल पड़े। राजगढ़ एक शांत, सुंदर और हरियाली के बीच बसा छोटा सा कस्बा। पांचों दोस्त राजगढ़ के एक छोटे से होटल में ठहरे। होटल कई साल पुराना था। उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु संतुष्टि कारक थी। यहाँ की डरावनी कहानियां प्रचलित होने के कारण कभी कभार कुछ साहसी पर्यटक ही यहाँ आते थे। समीर ने इस होटल में 2 कमरे बुक किए, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। सभी लोग कमरों में चले गए। कुछ देर बाद श्रुति नहाकर बाहर निकली। कमरे की खिड़की से सूर्योदय का प्रकाश आ रहा था। वो अपने बालों को सुखाने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर का नजारा देखने लगी। इस छोटे से कस्बे से आगे दूर तक बहुत घना जंगल था। न जाने क्यों श्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जंगल की ओर बुला रहा हो। एक अजीब सी अलौकिक चुंबकीय शक्ति जैसे श्रुति को जंगल की तरफ आकर्षित कर रही हो। अचानक समीर के पुकारने की आवाज सुनकर
वो चौंक गई। वो सबको बाहर बुला रहा था। सभी लोग बाहर आए। उन्होंने देखा कि समीर के साथ अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति खड़ा है। समीर ने सबसे उसका परिचय करवाया। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। वो राजगढ़ में उनका गाइड था। समीर ने विशाल से कहा, विशाल, क्यों ना हमारी यूट्यूब वीडियो के लिए राजगढ़ की खौफनाक कहानियों के बारे में गोपाल काका का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा, विशाल बोला। तभी नेहा बोल पड़ी, यार हम यहाँ घूमने आए हैं ना कि इंटरव्यू लेने। समीर ने कहा, घूमेंगे भी, पर राजगढ़ की डरावनी कहानियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घूमने के साथ साथ यहाँ आने का हमारा दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इंटरव्यू का सेटअप तैयार किया गया। समीर और गोपाल काका आमने सामने कुर्सियों पर बैठे। विशाल ने कैमरा सेट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। समीर ने बोलना शुरू किया, नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने पर हम आपके लिए एक रोमांचक और रहस्य से भरा वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम आए हैं राजगढ़, जहाँ की डरावनी कहानियां सालों से लोगों को डराती आ रही हैं। इन कहानियों का मुख्य आधार है योगिनी। तो गोपाल काका, हमें योगिनी के बारे में कुछ बताइए। गोपाल काका ने अपनी आंखों को फैलाकर और हाथ हिलाकर बताना शुरू किया। उनके हाव भाव देखकर नेहा को हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी। गोपाल काका बोले, योगिनी, वो खौफनाक प्राणी जिसे अगर कोई इंसान देख ले तो वो पागल हो जाता है। लोगों का खून पीकर जिंदा रहने वाली एक निर्दयी प्राणी, जिसे न ही इंसानों में गिना जाता है न जानवरों में, जो न कोई देवता और न ही दानव, भूत प्रेत और चुड़ैलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है योगिनी। वो किसी का भी रूप ले सकती है। समीर बोला, तो गोपाल काका, इस योगिनी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? गोपाल काका बोले, बिटवा, ये खौफनाक दास्तां शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले, जब राजगढ़ और उसके आसपास के इलाके में एक राजा अंशुमन का राज हुआ करता था। अंशुमन उस समय नया राजा घोषित हुआ था। वो अच्छा राजा था, परंतु उसमें एक अवगुण भी था। वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर तुरंत मोहित हो जाता। यही अवगुण उसके साम्राज्य के विनाश और योगिनी की खौफनाक दास्तां की शुरुआत का कारण बना। उन दिनों अंशुमन के राज्य में नर्तकियों का दल ठहरा हुआ था। राजा ने उस दल की प्रशंसा सुन रखी थी। उसने उन नर्तकियों को प्रस्तुति देने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नर्तकियों के उस दल का नेतृत्व कर रही थी एक अत्यंत ही सुंदर नृत्यांगना, जिसका नाम था यामिनी। यामिनी मानो स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार से धरती पर साक्षात प्रकट हुई अप्सरा के समान थी। गुलाब की पंखुड़ी के समान होठ, बड़े बड़े नयन, सुराहीदार गर्दन, लंबे और घने बाल, लचकदार कमर, जैसे ईश्वर ने बड़े ही संयम से उसे तराशा हो। नर्तकियों के उस दल ने राजा के दरबार में प्रस्तुति दी। राजा पहली नजर में ही यामिनी को देखकर उस पर मोहित हो गया। यामिनी की तीखी नजरों ने जैसे उसके दिल पर घाव कर दिए हों। राजा ने नर्तकियों के उस दल को अपने राज्य में ही रहने को कहा और यामिनी को दरबार की मुख्य नर्तकी घोषित कर दिया। राजा के दिल की बात यामिनी से छिपी न रह सकी। उसे भी राजा पसंद था। राजा ने यामिनी के लिए अपने महल के पास ही एक आलीशान इमारत बनवा कर दी। यामिनी राजा अंशुमन को दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक राजा अंशुमन ने घोषणा करवाई कि वे व्याल देश की राजकुमारी वसुमती के साथ विवाह करने जा रहे हैं। प्रजा में खुशी का माहौल था। जब ये खबर यामिनी के कानों में पड़ी तो वो बौखला गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय वो दरबार में नृत्य के लिए तैयार हो रही थी। सजना संवरना छोड़कर वो राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। उसकी दोनों आंखों से आंसू की धार बह रही थी। जब वो राजा के कक्ष के पास पहुंची तो कक्ष के बाहर तैनात सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कक्ष में जाने से रोकने की? राजा ने उसे सुन लिया और अंदर आने को कहा। वे उस समय दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उनके पास आई और बोली, जो मैंने सुना, क्या वो सब सच है? क्या सुना तुमने? आप व्याल देश की राजकुमारी से विवाह करने जा रहे हैं? तुमने सही सुना है। यामिनी उग्र हो गई। उसने राजा का हाथ पकड़कर उनका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, आप तो मुझसे प्रेम करते थे ना? हमने
जन्म जन्मांतर तक साथ रहने की कस्में खाई थी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप सिर्फ मुझसे विवाह करेंगे। राजा ने यामिनी से अपना हाथ छुड़ाया और बोले, एक राज्य के सम्राट और दरबार में नाचने वाली नर्तकी के बीच कैसा संबंध? नर्तकी हो, नर्तकी तक ही सीमित रहो, पर रानी बनने के स्वप्न मत देखो। राजा के ये शब्द यामिनी के दिल पर हजारों छुरियों की तरह लगे। राजा ने मानो उसे जीते जी मार डाला था। वो राजा के कक्ष से बाहर आ गई। प्यार में धोखा खाई हुई स्त्री घायल नागिन के समान होती है। राजा अंशुमान ने यामिनी को केवल अपनी वासना पूर्ति की वस्तु से बढ़कर कुछ नहीं समझा। उसके लिए यामिनी की सुंदरता केवल भोग विलास का साधन थी। वो कभी उसे सच्चा प्रेम नहीं करता था। यामिनी के आंसू अब सूख चुके थे। उसके मन में राजा के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने अपने कपड़ों की एक पोटली बनाई और उसी समय वो राज्य छोड़ पूर्व की तरफ चल दी। राजा अंशुमान ने व्याल देश की राजकुमारी वसुमती के साथ धूमधाम से विवाह रचाया और अपने राज्य की पटरानी बनाया। यामिनी ने उस समय के एक महान तांत्रिक व योगी का नाम सुन रखा था जो बंग प्रदेश वर्तमान के बंगाल में रहते थे। उनका नाम था वाकाटक। वे बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वो सीधा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मुझे तंत्र विद्या सीखनी है। वाकाटक ने उसकी तरफ देखा और कहा, तंत्र विद्या तुम जैसी सुकोमल अबलाओं के लिए नहीं होती कन्या। यामिनी बोली, मैं दृढ़ निश्चय करके आई हूँ गुरुदेव। या तो आप मुझे तंत्र विद्या सिखाइए या मैं यहीं खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दूंगी। यामिनी के आत्मविश्वास और अटल दृढ़ निश्चय को देखकर वाकाटक मान गए। उन्होंने यामिनी को अपनी शिष्या बना लिया। यामिनी वाकाटक के सभी विद्यार्थियों में सबसे होनहार थी। वो योग और तंत्र के प्रत्येक पहलू को बड़ी बारीकी से सीख रही थी। योग और तंत्र का पूरा ज्ञान पाना ही जैसे उसके जीवन का उद्देश्य था। वो इसी के लिए जन्मी थी। समय बीतता गया। यामिनी एक सिद्ध योगिनी बन चुकी थी। उसने योग व तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वाकाटक भी बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके शिष्यों में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इतने अल्प समय में पूरी तंत्र विद्या सीखी हो। यामिनी के पास अब बहुत सी शक्तियां आ चुकी थी। वो किसी का भी रूप ले सकती थी। बाहर से वो बड़ी सौम्य और नम्र स्वभाव की दिखती, पर उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को उसके गुरु वाकाटक भी पहचान ना सके। यामिनी ने अपनी तंत्र शिक्षा पूरी कर ली थी। शिक्षा पूरी करने के बाद जब यामिनी के जाने का समय आया तो उसके गुरु वाकाटक बोले, अपनी इस तंत्र विद्या को अच्छे कार्यों के लिए समर्पित करना पुत्री। यामिनी अपने गुरु को प्रणाम करके बंग प्रदेश छोड़कर वापस राजा अंशुमन के राज्य में आ गई। यामिनी इस बार एक नर्तकी के रूप में नहीं बल्कि सिद्ध योगिनी के रूप में आई थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति के बल पर कई बीमार लोगों को ठीक कर दिया। धीरे धीरे योगिनी के इन चमत्कारों की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा अंशुमन की पत्नी वसुमती के कानों तक भी योगिनी की खबर पहुंची। राजा अंशुमन और रानी वसुमती की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अपने राज्य को एक युवराज नहीं दे पाए थे। जब वसुमती को योगिनी के बारे में पता चला तो वो उससे मिलने गई। अपने भीतर चल रही बदले की आग को छिपाकर उसने वसुमती से नम्रता पूर्वक बात की। वसुमती ने उसे पूरी बात बताई। योगिनी ने कहा कि वो आने वाली पूर्णिमा को राजा और रानी के लिए संतान प्राप्ति अनुष्ठान करेगी, लेकिन इस अनुष्ठान में सिर्फ राजा और रानी को ही शामिल होना होगा। रानी वसुमती मान गई। उसने महल जाकर ये बात राजा को बताई। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आया। महल के अंदर एक कमरे में अनुष्ठान की तैयारी की गई। राजा और रानी को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से दूर कर दिए गए। तभी योगिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। रानी वसुमती ने उठकर उसे प्रणाम किया। जब राजा ने उसे देखा तो वो चौंक गया। योगिनी कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका थी जिसे उसने धोखा दिया था। योगिनी ने उन दोनों को हाथ जोड़कर आंखें बंद करने को कहा। उन दोनों ने वैसा ही किया। योगिनी ने अपने गुस्से और प्रतिशोध की ज्वाला को वर्षों से अपने सीने में दबा कर रखा था। आज उसके प्रतिशोध का समय आ गया था। उसका दुश्मन उसके सामने बैठा था, राजा अंशुमन, जिसने उसे धोखा दिया। उसने वसुमती की ओर देखा। वो वसुमती जिसके कारण राजा ने उसे छोड़ा, जिसके कारण उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। आज ये दोनों दुश्मन उसके सामने थे, जिनके कारण उसे यामिनी से योगिनी बनना पड़ा। आखिर वर्षों से सीने में दबी प्रतिशोध की आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी।
उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक तलवार बनाई और रानी वसुमती के पेट के आर पार कर दी। रानी दर्द में जोर से चीखी। रानी की चीख सुनकर राजा चौंक गया। उसने देखा कि योगिनी ने रानी को मार डाला है। वो अपनी म्यान से तलवार निकालता इससे पहले योगिनी ने उसकी छाती में तलवार घुसा दी। राजा नीचे गिर पड़ा। योगिनी ने उन दोनों को मार डाला। उनको मारने के बाद भी उसके अंदर चल रही प्रतिशोध की ज्वाला नहीं बुझी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसने तंत्र शक्ति से खुद को एक ऐसे भयानक प्राणी में बदल लिया जिसके 4 हाथ और 3 सिर थे। अपने प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने के लिए वो राजा रानी के मृत शरीरों का खून पीने लगी। योगिनी के चीखने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर सैनिक उस कमरे की तरफ दौड़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो एक भयानक मंजर देखकर वे सहम गए। राजा रानी की लाश कमरे में पड़ी थी और एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी उनका खून पी रहा था। योगिनी ने उन्हें देख लिया। वे डर के मारे वहां से भागे। वो भी उनके पीछे भागी। उसने एक एक करके सबको दबोचा और मारकर उनका खून पीने लगी। वो एक खौफनाक दरिंदे में बदल चुकी थी। योगिनी के गुरु वाकाटक उस समय ध्यान लगा रहे थे। अचानक उनका ध्यान भंग हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि योगिनी ने उनकी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया है। वो अपनी मंत्र शक्ति से तुरंत महल पहुंचे। महल का नजारा बहुत ही डरावना था। जगह जगह ढेरों लाशें पड़ी हुई थी। उन सभी लोगों का रंग सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून निकाल लिया हो। पूरा महल शमशान बन चुका था। वे महल के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि योगिनी एक मृत इंसान का खून पी रही है। वाकाटक को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसी समय योगिनी को श्राप देकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। मूर्ति में बदलने से पहले योगिनी ने राजा अंशुमन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मूर्ति को महल में ही रखकर वाकाटक ने उस पर एक तांत्रिक कवच लगाया और कहा, यह कवच इस योगिनी से बाकी लोगों की रक्षा करेगा। ये कवच केवल पूर्णिमा की रात को ही टूट सकता है। अगर किसी ने इस कवच को पूर्णिमा की रात को तोड़ा तो योगिनी आजाद हो जाएगी और अपने सामने आने वाले हर इंसान को मार डालेगी। इसके बाद वाकाटक ने बाकी लोगों को कहा कि वे सभी श्रापित जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। इसके बाद हमारे पूर्वज उस जगह को छोड़कर यहाँ चले आए। अपनी बात बीच में रोककर गोपाल काका ने पानी के कुछ घूंट लिए। समीर ने पूछा, वो श्रापित जगह कहाँ पर है काका? पानी का घूंट जैसे गोपाल काका के गले में अटक गया। एक अजीब सा भय उनके चेहरे पर छा गया। उन्होंने किसी तरह वो घूंट हलक से उतारा और कहा, राजगढ़ के पास वाले डरावने जंगलों के बीचों बीच उस श्रापित महल के खंडहर है बिटवा। लेकिन हम में से कोई भी उस जंगल में जाने की तो दूर आसपास फटकने की भी नहीं सोचता। क्या योगिनी को श्राप मिलने के बाद किसी ने उसे आजाद किया? समीर ने पूछा। समीर को जवाब देते हुए गोपाल काका ने कहा, हाँ बिटवा, मौर्य राजाओं के समय की बात है। उस समय बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। उसके शासन में तक्षशिला और यहाँ उज्जैन में भारी विद्रोह हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे सुसीम को सेना की टुकड़ी के साथ भेजा। उन दिनों सुसीम उज्जैन में ठहरा था। एक रात को सुसीम का सेनापति और उसके कुछ सैनिक राजगढ़ में ठहरे। यहाँ पर उन्हें योगिनी के बारे में पता चला। वे सभी जिज्ञासा पूर्वक उस मूर्ति को देखने के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्हें वो मूर्ति मिली। मूर्ति देखने में बड़ी भयानक थी, इसलिए सेनापति ने उस मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति टूटने के साथ साथ उस पर लगा वो कवच भी टूट गया। कवच के टूटते ही योगिनी अपने असली रूप में आ गई। उसने सैनिकों का रक्तपात शुरू कर दिया। जब सुसीम को यह बात पता चली तो उसने तुरंत बंग देश से वाकाटकी तांत्रिक को बुलाया। वाकाटक के अनुयायियों को वाकाटकी तांत्रिक कहा जाता है। तांत्रिक ने उस योगिनी को तुरंत कवच में बंद कर दिया। राजा अंशुमन के समय जैसा ही रक्तपात दोबारा हुआ था। सुसीम ने अपना सेनापति और सेना की एक टुकड़ी खो दी। इसके साथ साथ वो उज्जैन के विद्रोह को दबाने में भी असफल रहा। उस घटना के काफी समय बाद अंग्रेजों के जमाने में सन 1896 में एक अंग्रेज ऑफिसर जोसेफ टर्नर राजगढ़ में ठहरा। वो यहाँ पर लोगों से कर वसूलने आया था। जब उसे श्रापित महल के बारे में पता चला तो वो जंगल में कीमती पुरानी चीजों के लालच में गया। दुर्भाग्य से उसे उन खंडहरों में योगिनी की खंडित मूर्ति दिखाई दी। उसने सोचा कि ये मूर्ति बहुत प्राचीन है और कीमती भी,
इसीलिए वो इस मूर्ति को अपने देश इंग्लैंड भेज देगा। उसने अपने साथ आए लोगों से उस मूर्ति को उठाकर ले चलने को कहा। संयोग से उस समय राजगढ़ में एक वाकाटकी तांत्रिक आए हुए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे तुरंत उन खंडहरों में गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस खौफनाक योगिनी ने सभी को मार डाला था। उन्होंने तुरंत तांत्रिक कवर लगाकर योगिनी को कैद कर दिया और राजगढ़ के लोगों से कहा कि वो किसी को भी वहां न जाने दे। तब से लेकर आज तक कोई भी जंगल में नहीं जाता। इसके अलावा अंधेरा होने के बाद कोई भी इंसान जंगल के बीच से गुजरने वाले उस रास्ते से भी नहीं जाता। तो इसी वजह से कल रात को हमें उस सड़क पर कोई वाहन आता जाता नहीं दिखा। समीर बोला, हाँ बिटवा, ये है उस खौफनाक योगिनी की दास्तां। गोपाल काका ने अपनी बात पूरी की। विशाल ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका शुक्रिया काका। समीर बोला, अगर आपका इंटरव्यू हो गया हो तो आप घूमने चले? नेहा झुंझलाकर बोली, हाँ बिटिया, क्यों नहीं, आइए हम आपको राजगढ़ की सैर कराते हैं। गोपाल काका उनको राजगढ़ की सैर कराने ले गए। उस दिन उन लोगों ने राजगढ़ किला और महादेव के अत्यंत ही सुंदर मंदिर की सैर की। काफी घूमने फिरने के बाद वे लोग शाम को होटल वापस आ गए। होटल आकर उन्होंने खाना खाया और काफी थके होने के कारण सोने चले गए। उस रात श्रुति को एक अजीब सपना आया। सपने में वो किसी पहाड़ पर चढ़ रही थी। घनी काली रात थी और बारिश हो रही थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक घने अंधेरे में उसे एक चीख सुनाई दी। वो डर के मारे जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो चुका था। उसने देखा कि सुबह हो गई थी। बंद खिड़की की दरारों में से प्रकाश आ रहा था। नेहा और शिखा अभी तक सो रही थी। श्रुति उठी और हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर में सभी लोग जाग गए। नहा धोकर सभी नाश्ते के लिए बाहर आए। गोपाल काका भी आ गए थे। वो बोले, बच्चों, आज हम घूमने फिरने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हमें शाम ढलने से पहले वापस आना होगा। क्यों गोपाल काका, इतनी जल्दी क्यों? सभी एक साथ बोल उठे। गोपाल काका उनके नजदीक आए और बड़ी बड़ी आंखें करके गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि आज पूर्णिमा है, उस डरावनी योगिनी का दिन। आज की रात उस श्रापित जगह में मारे गए लोगों की आत्माएं जंगल और इसके आसपास के इलाकों में भटकती हैं। इसलिए दिन ढलने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं और पूरी रात बाहर कदम नहीं रखते। इसका मतलब आज रात आत्माओं के लाइव दर्शन होंगे। नेहा हंस पड़ी। श्रुति ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग घूमने निकल पड़े। गोपाल काका गाइड के तौर पर उनके साथ थे। उन लोगों ने नरसिंहगढ़ किला, चिड़को अभ्यारण्य, टोपियो महादेव और अंजनी लाल मंदिर जैसे कई जगहों की सैर की। शाम होने से पहले सभी लोग वापस आ गए। समीर एक साहसी युवा था, हमेशा जोश से भरा रहने वाला लड़का। उसे भूतों प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे अभी भी राजगढ़ के डरावने किस्से मनगढ़ंत लग रहे थे। इन्हीं सब के चलते उसके मन में एक शैतानी विचार आया। सभी दोस्त खाना खाने बैठे। खाना खाते वक्त समीर अचानक बोल पड़ा, दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ की डरावनी कहानियां सच है या झूठ? शिखा बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सच है। बाहर से आने वाले लोगों को डराने के लिए लिखी गई है ये कहानियां। विशाल ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। नेहा बोली, गोपाल काका कहानी तो ऐसे सुना रहे थे जैसे उन्होंने लाइव ये सब देखा हो। श्रुति चुप थी। अचानक वो बोल उठी, यार, अगर इतने सारे लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो सच होगा ही। हाँ, और सच ये है कि यहाँ कोई योगिनी वोगनी नहीं है, विशाल बोला। तभी समीर बोल उठा, दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना आज रात को हम सब जंगल में जाकर उस खंडहर की पड़ताल करें, क्योंकि दिन में तो कोई हमें वहां जाने नहीं देगा। सोचो, पूर्णिमा की रात को हम वहां जाकर वीडियो शूट करेंगे और हमारे चैनल पर डालेंगे तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसके बाद हमें मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। समीर की आंखें चमक उठी। नेहा और विशाल और शिखा ने हाँ कर दी, लेकिन श्रुति बुरी तरह से डर गई। वो बोली, क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? उस योगिनी का मतलब भी पता है तुम लोगों को? उसका मतलब है साक्षात मौत, और तुम मौत के मुंह में जाने को उतावले हो रहे हो। सभी दोस्तों ने उसके गुस्से को शांत किया और अपने साथ जंगल में चलने के लिए मना लिया। रात हुई। पूरा राजगढ़ कस्बा खामोश हो गया। गलियां सूनी पड़ी थी।
लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे। एक घोर सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था, जैसे रातों रात कस्बा पूरा वीरान हो गया हो। अजीब बात थी, हर पूर्णिमा की रात को ये कस्बा एक जिंदा लाश बन जाता। इसमें लोग तो थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीरानी छाई रहती। पांचों दोस्तों ने अपने अपने बैग लिए और साथ में एक एक टॉर्च भी रख ली। विशाल ने अपना कैमरा भी बैग में डाल लिया। रात को चुपके से सभी लोग होटल से बाहर आ गए। चारों तरफ का नज़ारा देखकर वे पांचों हैरान हो गए। पूरा शहर ऐसे सूना पड़ा था, जैसे रातों रात यहाँ के सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। उस समय ये कस्बा बिल्कुल राजस्थान के कुलधारा जैसा ही लग रहा था। सभी लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत ही घना था। झाड़ झंखाड़ और बड़े बड़े पेड़ रात को और भी भयानक लग रहे थे। अचानक कस्बे में गली के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयानक विपत्ति पर रो रहे हों। उनके रोने की आवाज जैसे ही श्रुति के कानों में पड़ी, वो डर गई। उसने शिखा की बाह को कसकर पकड़ लिया। वे जंगल में चलते चलते काफी दूर आ चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सब जंगल में खुली जगह पर आकर खड़े हो गए और आगे के बारे में सोचने लगे। समीर बोला, वो जगह शायद यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शिखा बोली, क्या पता असल में ऐसी कोई जगह हो ही नहीं, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला हो। हाँ, ये हो सकता है। श्रुति शिखा के पास खड़ी थी। अचानक उसे एक झटका लगा। वो मुड़ी और जंगल की ओर अंदर जाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से उसका नियंत्रण चला गया हो। उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। वो कठपुतली की तरह चले ही जा रही थी। वे चारों लोग बातों में व्यस्त थे। अचानक शिखा ने अपने बगल में देखा। श्रुति वहां नहीं थी। वो चौंक गई। श्रुति अभी तो उसके बगल में खड़ी थी। उसने अपनी टॉर्च पेड़ों की ओर घुमाई। दूर पेड़ों के बीच उसे श्रुति की धुंधली सी आकृति दिखी। वो बोली, अरे वो श्रुति कहाँ जा रही है? श्रुति, श्रुति रुको। सभी लोग श्रुति के पीछे दौड़े। श्रुति लगातार चले ही जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक एक जगह पर जाकर वो रुक गई। सभी लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। अचानक उसे होश आया। उसने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। नेहा बोली, कहाँ चली जा रही थी तुम? मुझे नहीं पता, श्रुति हैरान सी होकर बोली। अचानक सभी लोगों ने नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने का दृश्य देखकर वे पांचों हैरान हो गए। जंगल के बीच में किसी विशाल इमारत के खंडहर थे। शायद यही इमारत किसी समय राजा अंशुमन का महल रही होगी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के अवशेष अब भी सही सलामत थे। महल के खंडहर एक ऊंचे टीले पर बने हुए थे। उस खंडहर महल के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जो अब टूट फूट चुकी थी। पूर्णिमा की रात का चांद अपनी शीतल चांदनी चारों तरफ बिखेर रहा था। आसमान में थोड़े बहुत बादल थे और हल्की धुंध छाई हुई थी। वे सभी उन टूटी फूटी सीढ़ियों के सहारे खंडहरों तक गए। दूर कहीं पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे। उन खंडहरों में सालों से जंगल के पेड़ों के सूखे पत्ते जमा हो रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती एक आवाज आने लगी। वो आवाज उन लोगों के पैरों के नीचे सूखे पत्तों के दबने से कड़कड़ की आ रही थी। जंगल की शांति मानो इन लोगों ने भंग कर दी थी। उन सभी ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और पत्थर ही मौजूद थे। वहां पर किसी भी मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं था। वे सभी अलग अलग होकर उस खंडहर में मूर्ति ढूंढने लगे। श्रुति शिखा के साथ थी। काफी देर तक पूरा खंडहर छान मारने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन सब ने सोचा कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। स्थानीय लोगों ने केवल अपना मन बहलाने के लिए ऐसी कहानियां रची हैं। समीर बोला, लगता है यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। पर कम से कम हम हमारा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि हम यहाँ आए थे। यहाँ आने का कुछ फायदा तो हो। समीर की गर्लफ्रेंड नेहा को उसकी वीडियो शूटिंग में कोई रुचि नहीं थी। वो खंडहरों की फोटो लेने के लिए आगे चली गई। विशाल ने कैमरे की लाइट चालू की और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। समीर ने बोलना शुरू किया, दोस्तों, अभी हम खड़े हैं राजगढ़ की सबसे श्रापित माने जाने वाली जगह पर। यह जगह राजगढ़ के डरावने जंगल के बीचों बीच है। आज पूर्णिमा की रात है और कहा जाता है कि आज की रात यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। अगर हो सकेगा
तो समीर अपनी बात पूरी करता इससे पहले नेहा जोर से चीखी। उसके चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि नेहा का पैर जमीन में बने एक गड्ढे में फंस गया है। समीर और शिखा ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। तुम यहाँ कैसे फंसी? श्रुति ने पूछा। मैं यहाँ पर फोटो ले रही थी कि अचानक मेरा पैर यहाँ फंस गया। मैं बुरी तरह से डर गई। वो रोने लगी और समीर के गले से लिपट गई। समीर ने उसे शांत किया। इधर विशाल हड़बड़ी में अपना कैमरा ऑफ करना भूल गया था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। समीर ने उस गड्ढे को टॉर्च की रोशनी में गौर से देखा। अचानक वो चौंक गया। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, दोस्तों, ये कोई गड्ढा नहीं है, यह जमीन के नीचे बने तहखाने में जाने का रास्ता है। क्या? सभी चौंक गए। हाँ, सालों से सूखे पत्तों का ढेर रास्ते पर जमा हो गया था, जिसके कारण ये हमें नहीं दिखा। समीर विशाल से बोला। विशाल, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करो। विशाल बोला, ये चालू है। हड़बड़ाहट में मैं इसे बंद करना भूल गया था। सभी लोगों ने उस गड्ढे के आसपास से सूखे पत्ते हटाए। सभी हैरान हो गए। वाकई वहां पर जमीन के नीचे जाने का रास्ता था। सभी लोग एक एक करके उस रास्ते से जमीन के नीचे बनी जगह में उतरे। सबसे पहले समीर उतरा, उसके बाद नेहा, श्रुति और शिखा उतरे। विशाल सबसे अंत में आया। समीर ने अपने सामने टॉर्च की रोशनी फेंकी। सामने एक लंबी सुरंग थी जो शायद किसी तहखाने में जाती थी। वे सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो सुरंग बरसों से ऐसे ही सुनसान पड़ी थी। सुरंग की छत से चमगादड़ लटके हुए आराम फरमा रहे थे। उन सब लोगों में से श्रुति को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। चलते चलते अचानक श्रुति को किसी चीज से ठोकर लगी। उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैरों की ओर डाली। वहां पर किसी प्राणी की हड्डियां पड़ी थी। उन्हें देखकर श्रुति डर गई और जोर से चिल्लाई। श्रुति के चिल्लाते ही छत से लटके चमगादड़ों की नींद टूट गई और वे सभी एक साथ उड़ने लगे। सभी लोग नीचे झुक गए। सारे चमगादड़ भयंकर शोर मचाते हुए सुरंग के उस दरवाजे से बाहर निकल गए। अचानक समीर ने ध्यान दिया कि सुरंग खत्म हो चुकी है और वे एक खुली जगह में आ गए हैं। वे सभी सुरंग को पार करके एक खुली जगह में पहुंचे। वो सुरंग गुप्त अंधेरे वाले एक बड़े से कमरे में खुलती थी। उस कमरे में पहुंचकर उन सबको बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। अचानक शिखा ने सामने की तरफ टॉर्च घुमाई। सामने का नजारा देखकर वो हक्की बक्की रह गई। वो बोली, दोस्तों, ये क्या भला है? सभी ने एक साथ सामने देखा। सामने एक गोल पत्थर पर एक मूर्ति रखी थी। दिखने में बड़ी डरावनी मूर्ति थी। उस मूर्ति के 3 सिर और 4 हाथ थे और वो मूर्ति टूटी हुई अवस्था में थी। विशाल के कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने अपने कैमरे को उस मूर्ति की तरफ घुमा दिया। पांचों को ये समझते देर न लगी कि ये उसी त्रिमुख योगिनी की मूर्ति है जिसने कभी राजगढ़ के इस इलाके में खून की नदियां बहाई थी। श्रुति को छोड़कर सभी बहुत आश्चर्य और उत्साह में थे। समीर ने उस मूर्ति के पास जाकर उसे बड़े गौर से देखा। मूर्ति को एक गोल पत्थर के शीर्ष के बीचों बीच रखा गया था, जिसके चारों तरफ लाल रंग का एक घेरा बना हुआ था। समीर ने सभी को मूर्ति देखने के लिए अपने पास बुलाया। श्रुति जाने से डर रही थी, इसलिए विशाल ने अपना कैमरा श्रुति को पकड़ा दिया और मूर्ति के पास चला गया। श्रुति कैमरे से मूर्ति की रिकॉर्डिंग कर रही थी। समीर के कहने पर श्रुति ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। विशाल के बैग में फोटो क्लिक करने के लिए भी एक कैमरा था। उसने उन चारों की मूर्ति के साथ फोटो खींचने के लिए वो कैमरा निकाल कर दिया। श्रुति उनकी फोटो खींचने लगी। वो सभी मूर्ति के और नजदीक आ गए और उस पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाने लगे। श्रुति के लाख मना करने के बावजूद वे नहीं माने। अचानक किसी के हाथ का दबाव पड़ने के कारण वो मूर्ति अपनी जगह से गोल चट्टान के ढलान की तरफ खिसक गई। सभी ने उस मूर्ति को संभाला। हालांकि वो खिसक गई थी, पर अभी भी चट्टान पर बने हुए उस तांत्रिक कवच में ही थी। फोटो लेने के बाद वे सभी उस सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद वे सब घर की तरफ जाने ही वाले थे कि उनको कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज बड़ी अजीब सी थी, जैसे कोई रो रहा हो। सभी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। श्रुति बुरी तरह डर रही थी। उसने शिखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन सब ने पलटकर तुरंत पीछे देखा। पीछे एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनकी आंखें बिल्कुल काली। आदमी के सीने में और औरत के पेट में तलवार घुसी हुई थी।
वे पांचों उन दोनों को देखकर बुरी तरह डर गए। समीर को पहली बार डर का एहसास हुआ। किसी के गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वे एकटक उन दोनों को घूरे जा रहे थे। अचानक उन दोनों लोगों की आंखों से खून निकलने लगा। श्रुति से अब रहा नहीं गया। वो जोर से चीखी और उसके चीखते ही सभी दोस्त दुम दबाकर भागे। वे भाग ही रहे थे कि जमीन के अंदर से अचानक एक हाथ निकला और उसने नेहा का पैर पकड़ लिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। वो चिल्लाने लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा। समीर नेहा की तरफ वापस भागा और उस पंजे से नेहा के पैर को छुड़ाया। नेहा को छुड़ाकर वे सभी एक सांस में भागकर होटल पहुंचे। सभी बुरी तरह हाँफ रहे थे। नेहा और श्रुति सबसे ज्यादा डर गई थी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने कुछ देर पानी पीकर आराम किया। सीधा बता देती हूँ, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल रहे हैं, श्रुति बोली। ठीक है, वैसे भी जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है, समीर कानों तक बत्ती सी दिखाते हुए बोला। रात में किसी को नींद नहीं आई। सुबह अधकच्ची नींद के सहारे ही सभी ने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में डाला। गोपाल काका को भी असमंजस की स्थिति में छोड़कर वे सब भोपाल की तरफ निकल पड़े। रात में हुई उन घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर सभी भुला देना चाह रहे थे, परंतु भूलने के बजाय वे घटनाएं उनके दिमाग में आगे पीछे डोल रही थी। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जो गलती यहाँ आकर उन सब ने की उसका भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जंगल के बीच बने महल के खंडहर। रात को उन सबके जाने के बाद त्रिमुख योगिनी की वो शापित मूर्ति पत्थर की शिला पर ज्यादा देर तक टिकी न रह सकी। ढलान पर टिकी होने के कारण धरती के गुरुत्व ने बड़े प्यार से उसे अपनी ओर खींच लिया। मूर्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खुद को संगीत सम्राट तानसेन समझकर सुर ताल का रायता बनाकर हवलदार बंशी बेफिक्री से गाया जा रहा था। उसके गाने से खुद को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, परंतु जीप में बैठे लोगों के लिए उसका गाना असहनीय था। उनके कानों से मानो खून निकलने ही वाला था। बस करो बंशी, आज क्या गाना सुना सुना कर मारने का प्लान बनाया है? रमा झुंझलाई। क्या बात करो तो मेम साहब, आज है तो एकदम परफेक्ट सुर में गाए हैं हम। बंसी खिसियाना होकर बोला। रमा ने तड़क के उसकी तरफ देखा, मानो आंखों से उसे खा जाएगी। राजगढ़ जाने वाले रास्ते पर पुलिस जीप घुर्राते हुए भागी जा रही थी। दरअसल भोपाल पहुंचते ही समीर ने राजगढ़ में शूट किया गया गोपाल काका का इंटरव्यू और उस शापित जगह का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो डालते ही इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसकी पहुंच सरकार तक हो गई। जब सरकार को पता चला कि घने जंगल में कोई पुरानी और बेशकीमती मूर्ति है, तो उस मूर्ति को लाने के लिए सरकार की तरफ से आर्कियोलॉजिस्ट की टीम भेजी गई। तरबूज जैसी तोन वाले अधेड़ उम्र के हवलदार बंशी को इस टीम की सुरक्षा के लिए साथ में भेजा गया। उधर राजगढ़ वाला वीडियो वायरल होते ही समीर के यूट्यूब चैनल पर धड़ाधड़ सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में वो और उसके दोस्त मशहूर हो गए, लेकिन इस मशहूरी का कितना बड़ा दाम चुकाना होगा उसे पता नहीं था। हाँ मम्मी, हूँ मजा मत छो, तमें मारी चिंता ना करो। ओके। श्रुति अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी। श्रुति, श्रुति। हॉल में से आ रही समीर के पुकारने की आवाज उसके कानों में पड़ी। कॉल कट कर वो कमरे से बाहर निकली। वे सभी दोस्त अभी तक समीर के शहर भोपाल ही थे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? श्रुति ठंडे लहजे में बोलती हुई बाहर आई। बाहर आते ही उसके पैर ठिठक गए। उसने चीख कर सामने देखा। हॉल में उसके सारे दोस्त और समीर की माँ बैठे थे। वो भी चुपचाप आकर उनके बीच बैठ गई। तो बताओ, कैसी रही राजगढ़ की ट्रिप? समीर की माँ मुस्कुराई। ट्रिप अच्छी थी आंटी, हमने खूब एंजॉय किया। विशाल के ये शब्द श्रुति और नेहा के दिमाग पर टर्न से बजे। वे दोनों विशाल को घूरने लगी। उस एंजॉयमेंट का सबसे ज्यादा स्वाद तो उन दोनों ने ही लिया था। एंजॉय माय फुट। काली रात में उस मूर्त घट्टे में जाकर भूतों के साथ भरत मिलाप करना एंजॉय? श्रुति ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। खंडहर में हुई उन भूतिया घटनाओं के बारे में सिर्फ उन 5 लोगों को ही पता था। समीर की माँ थोड़ी देर उनसे बातें करने के बाद रसोई की तरफ चली गई। उनके जाते ही नेहा और श्रुति विशाल पर लपक पड़ी। लो मैम साहब, आ गया तुम्हारा राजगढ़। बंशी ने सफलता की एक गहरी सांस ली। रमा मुंह फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। पूरा का पूरा राजगढ़ सुनसान पड़ा था, जैसे यहाँ के लोगों को धूप से नफरत हो। गली में
बस एक दो कुत्ते घूमते दिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ उस खंडहर का पता किससे पूछे? इन कुत्तों से? आप यहाँ वहाँ किसी को खोजिए और उससे पता पूछिए। तब तक हम तनिक सुस्ताए लेते हैं। बंशी अपने ड्राइवर सीट पर पसर गया और माचिस की तीली से कान खुजाने लगा। रमा ने बोझिल और हेय दृष्टि से बंशी की तरफ देखा, जिसने इतनी सी देर में हथियार डाल दिए। वो उनकी क्या खाक रक्षा करेगा? रमा और बंशी के अलावा रमा के दो साथी और भी थे। तीनों कस्बे में अलग अलग होकर किसी चलते फिरते इंसान को ढूंढने लगे, जिससे खंडहर का पता पूछा जा सके। अचानक रमा को एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर धूप सेकते दिखा। दूर से रमा को नजर पर देखते ही बूढ़े की घिघी बन गई। उसे रमा आधुनिक युग की योगिनी लग रही थी। उसने अपने घर के दरवाजे की तरफ देखा। वो ज्यादा दूर नहीं था। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा और जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। बूढ़े के तेवर बदलते देख रमा उसकी तरफ दौड़ी। वो अपने घर में घुसने ही वाला था कि दूसरे ही पल रमा उसके सामने आ गई। बूढ़ा सकपका गया। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप मुझे जंगल के खंडहरों में जाने का रास्ता बताएंगे? दूसरे ही पल बूढ़े की भौहें तन गई। उसने कुछ पीछे हटकर अपनी अनुभवी आंखों से रमा को एड़ी से चोटी तक पूरा स्कैन किया। रमा कुछ असहज सी खड़ी उसे देख रही थी। दिखने में तो अच्छे भले घर की लग रही हो, फिर भी आत्महत्या करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। बूढ़े का स्वर कठोर हो गया। व्हाट? पहले बूढ़े का सकपकाना उसकी समझ से परे था और अब ये बेसिर पैर की बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। बूढ़े ने अपने ज्ञान का पिटारा खोला। उसने सालों से कंठस्थ योगिनी की कथा उसे सुनाई। अब जाकर रमा के दिमाग की घंटी बजी। राजगढ़ का हर एक जीवित इंसान उस तथाकथित योगिनी की दहशत के कारण अपने घर में दुबका बैठा था। रमा अब सहज हो गई। योगिनी योगिनी क्या, उसकी जैसी सारी मिथ्या कहानियों पर उसे रत्ती भर विश्वास नहीं था। आखिरकार वो 21वीं सदी की पुरातत्व विज्ञानी थी। वो इन सब पर विश्वास कैसे कर सकती थी? एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। ठीक है, मैं समझ गई। अब आप कृपा करके मुझे खंडहरों का रास्ता बताएंगे? रमा ने बड़े अदब से पूछा। बूढ़े की आंखों की पुतलियां फैल गई। अजीब पागल लड़की है। जब मैंने इसे कह दिया कि वो सांप का बिल है, फिर भी इसे चूहे का क्यों लग रहा है? बूढ़ऊ बड़बड़ाने लगा। रमा अपनी आंखें सिकोड़कर बूढ़े के होठों की बड़बड़ाहट को डिकोड करने की कोशिश करने लगी। बूढ़ा नजरें नीचे किए बड़बड़ाने में मगन था। रमा थोड़ी झुकी और उसने बूढ़े के मुंह के पास 2 चुटकियां बजाई। हेलो, कुछ बताएंगे? हाँ। बूढ़ा अचानक होश में आया। यहाँ से आगे दाएं तरफ जंगल के किनारे पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। उससे सीधा दक्षिण में 2-2.5 किलोमीटर चलोगी तो खंडहर मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमा खुश होकर बोली। जब मरने का इतना ही शौक है तो जाओ मरो, मैं क्यों रोकूं? बूढ़े की आवाज कर्कश हो गई। उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हुए रमा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चली। छांव के नीचे गाड़ी खड़ी करने के बाद ड्राइवर सीट पर फटे तरबूज की तरफ पसरा बंशी आंखें बंद किए अपनी ही दुनिया में गुम था। अपनी टोन को तबला मानकर हथेली और उंगलियों की थाप देकर वो गाने में व्यस्त था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने थाप दी। वो चिहुक कर उठ बैठा। अपना राग कनफटी बंद कीजिए बंशीधर बाबू और जीप स्टार्ट कीजिए, हमें मंजिल तक पहुंचना भी तो है। रमा मुस्कुराई। लेकिन अपने साथी लोगों का तो इंतजार कीजिए मेम साहब। बंसी ने भौहें सिकोड़ी। वे सब कब के गाड़ी में बैठ चुके हैं बंशीधर बाबू? बंशी ने चौंक कर पीछे देखा। रमा के साथी सचमुच गाड़ी में बैठ चुके थे। अरे, आप कब आए? जब आप राग कनफटी गा रहे थे। एक जोरदार खिलखिलाती हंसी वहां के वातावरण में खुल गई। बंशी ने गाड़ी स्टार्ट की। रमा उसके बगल में बैठी और दिशा निर्देश देने लगी। वे लोग अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। पता है, जब हमारी शादी होगी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? समीर ने नेहा को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। वे घर की छत पर खड़े होकर शहर का नजारा देख रहे थे। कहाँ? नेहा की इतलाहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। पेरिस। पेरिस इज माई फेवरेट प्लेस। ओह रियली? यस। तुम और मैं पेरिस की उस गुलाबी ठंड में किसी लग्जरी होटल की बालकनी में इसी तरह खड़े होकर आईफिल टावर का नजारा देखेंगे। समीर नेहा के लिए रोमांस का ताजमहल बना ही रहा था कि विशाल आ गया। एक पक्का दोस्त होने के नाते समीर को परेशान करना उसका पहला फर्ज था।
वो दबे पांव उनके पीछे आया और जोर से खंखारा। रोमांस का ताजमहल पलों में धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वे दोनों सकपका गए। नेहा को अपने बंधन से मुक्त करता हुआ समीर तुरंत पीछे मुड़ा और कुछ असहज सा होकर बोला, क्या बात है? वो आंटी तुम्हें कुछ काम से बुला रही है, विशाल ने भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया। साला दुनिया में सारा जगह गाड़ी चलाए हैं पर ऐसन जगह कभू नहीं आए। स्टीयरिंग को अपने काबू में करने की कोशिश करता बंसी बोला। सचमुच उस जंगल में कोई टुच्चा पुंगा नौसिखिया अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकता था। हालांकि जंगल में गाड़ी के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह थी, पर पूरी जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। यहाँ तक कि कोई पगडंडी तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर द्वारा जंगल को बनाने के बाद किसी जीवित प्राणी ने यहाँ कभी प्रवेश ही न किया हो, और सैकड़ों सालों से परत दर परत सूखी पत्तियां यहाँ जमा हो रही थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण बंशी के लिए गाड़ी को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए अब गाड़ी का स्टीयरिंग ही दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु बन गया था। 9 निधियां भी उसे स्टीयरिंग के सामने फीकी लग रही थी। अपनी गर्दन से बहकर शर्ट के अंदर जाती पसीने की बूंदों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सामने नजर गड़ाए था। एक छोटी सी चूक और उसके आगे क्या घटित होगा बताने की जरूरत नहीं थी। खैर, किसी तरह वे सभी खंडहरों तक पहुंचे। उन्हें देखकर रमा का मुंह खुला का खुला रह गया। खंडहर की काली पड़ चुकी पत्थरों की दीवारें अब भी हजारों साल पहले की तरह शान से सिर उठाए खड़ी थी। उनके ऊपर कई जंगली बेलों ने अपना आसरा जमा रखा था। यहाँ तक कि महल का प्रवेश द्वार भी अभी तक सलामत था। ये जंगल अपने अंदर हजारों सालों से यहाँ मरने वाले सैकड़ों लोगों की चीखें, पत्थरों की गूंजें और भी न जाने क्या क्या समेटे हुए था। इसका जर्रा जर्रा राजमहल की चिरकालिता का परिचय दे रहा था। सभी ने एक बात पर गौर किया कि महल के चारों तरफ एक अजीब से तरह की धुंध छाई हुई थी, जबकि रास्ते में आते समय उन्होंने ऐसी धुंध और कहीं नहीं देखी। शायद यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा हो जिससे ये धुंध आई, या कोई और कारण भी हो सकता है। टूटी फूटी सीढ़ियों के सहारे सभी ऊपर चढ़ने लगे। एक अजीब तरह की मरणासन्न शांति वहां छाई हुई थी। यहाँ तक कि एक चिड़िया की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। जंगल के बीच बने गुमनाम खंडहर, हल्की हल्की धुंध और मरघट शांति किसी सामान्य व्यक्ति को डराने के लिए इतनी चीजें पर्याप्त होती हैं। मूर्ति के कमरे तक जाने वाली सुरंग के दरवाजे को घेर कर सभी खड़े हो गए। बंशी ने पहले उस दरवाजे को देखा, फिर अपने तुलतुले शरीर को। एक सूखा घूंट उसके गले से उतर गया। बंशी, हम तीनों अंदर जा रहे हैं। हमारे आवाज लगाने पर तुम रस्सी का एक सिरा अंदर फेंकना। जी मेम साहब। रमा और उसके साथी एक एक करके सुरंग के अंदर गए। सुरंग के दरवाजे से नीचे सीढ़ियां नहीं थी, वहां सिर्फ एक ढलान थी जिससे धीरे धीरे नीचे उतरकर सुरंग तक पहुंचा जा सकता था। अंदर बहुत अंधेरा था। रमा के पास टॉर्च थी। उसने टॉर्च जलाई। वहां पता नहीं किसी जगह से कच कच की आवाज आ रही थी। उसने छत की ओर टॉर्च घुमाई। छत से अनगिनत चमगादड़ लटक रहे थे। वे सभी बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में सभी एक विशाल कमरे में पहुंचे। बाहर की तुलना में वहां बहुत अधिक ठंड थी। पता नहीं क्यों रमा अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसे सामने वो गोल पत्थर दिखा। पत्थर के पास जाने पर उसने देखा कि मूर्ति वहां से गायब थी। उस पर लाल रंग का एक बड़ा सा निशान बना था। अचानक उसे पत्थर के पीछे कुछ चमकता सा महसूस हुआ। उसने पीछे टॉर्च मारी। बड़ी खूबसूरती से तराशी हुई बलुआ पत्थर की एक मूर्ति वहां पड़ी थी। हालांकि वो मूर्ति का कमर के ऊपर का हिस्सा ही था। रस्सी फेंको बंशी। रमा की आवाज लगाते ही रस्सी का सिरा नीचे सुरंग में आकर गिरा। मूर्ति का वजन क्विंटल के करीब तो रहा ही होगा। किसी तरह से उसे दरवाजे तक लाया गया। रस्सी का सिरा मूर्ति के चारों तरफ कसकर बांध दिया गया। किसी तरह मूर्ति को खींचकर गाड़ी तक लाया गया और लादा गया। इस काम में काफी समय बीत चुका था। शाम हो गई थी। सभी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल दी। रमा इस बार गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में मूर्ति के पास बैठी थी। इस बार भी अपनी कुशल ड्राइविंग की योग्यता का परिचय देकर बंशी गाड़ी और मूर्ति को बिना एक खरोच पहुंचाए सही सलामत जंगल से निकाल लाया था। राजगढ़ अभी भी सूना पड़ा था। कुछ ही देर में वे लोग राजगढ़ से बाहर निकल आए और जंगल के बीच में से गुजरने वाले रास्ते पर पहुंच गए। लेकिन
इस बार बंशी गा रहा था और इस बार सिर्फ बंशी नहीं बल्कि सभी लोग कनफटी राग में सुर मिला रहे थे। उनको सफलता जो हाथ लगी थी, पर क्या सचमुच ये सफलता थी? गाड़ी में रखी उस मूर्ति का मुंह आगे की तरफ था और रमा उसके बगल में बैठी थी। बंशी के साथ सुर से सुर मिलाकर गाने में रमा का बड़ा योगदान था। शायद सूर्यास्त की आवाज से ऐसा लगा या उसका भ्रम रहा हो, रमा को लगा जैसे पत्थर की मूर्ति मुस्कुराई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद ज्यादा थकी होने की वजह से वो भ्रम का शिकार हो रही है। वो इन्हीं सब में खोई थी कि अचानक पत्थर की निर्जीव मूर्ति का सिर रमा की तरफ घूमा। उसका मुंह कलेजे को आ गया। एक ठंडी चीख उसके गले से निकली। गहरी अंधेरी रात में वे पांचों दोस्त घर की छत पर बैठे थे। आसमान तारों से जगमगा रहा था। दोस्तों, कल मैं माँ को मेरे और नेहा के रिश्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ। पांचों दोस्त घेरा डाले बैठे थे। समीर की बात सुनकर सभी चौंक गए। आर यू श्योर? आई मीन, अभी बताना जरूरी है क्या? नेहा के गाल लाल हो गए। हाँ यार, और मुझे पूरा भरोसा है माँ इस रिश्ते को जरूर कबूल करेगी। तभी शिखा बोल पड़ी, क्यों नहीं, इस खुशी में रोमांटिक गानों की शायरी हो जाए। अबे यार, तू वो गाने राहुल को सुनाना, हमें बख्श दे। श्रुति झल्लाई। कुछ देर बातें करने के बाद सभी सोने चले गए। श्रुति भी सोने जा रही थी कि अचानक वो ठिठक कर रुकी। उसे लगा जैसे खिड़की के पास कोई बेहद धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। खिड़की के पास पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। दूर तक रोशनी से नहाया भोपाल शहर ही दिख रहा था। वो बाहर देख ही रही थी कि एक हाथ उसके कंधे पर आया। एक घुटी सी चीख श्रुति के गले से निकल पड़ी। वो बुरी तरह डर गई। उसके पीछे शिखा खड़ी थी। क्या क्या हुआ श्रुति? शिखा घबराई से उसकी तरफ देखने लगी। कुछ नहीं। श्रुति अपने बिस्तर पर गई और चद्दर ओढ़कर सो गई। उसने दोबारा लगभग पहले जैसा ही सपना आया। वैसे ही काली रात और वैसे ही बारिश हो रही थी। श्रुति ने खुद को एक पहाड़ी पर खड़ा पाया, लेकिन इस बार वो निहत्थी नहीं थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अचानक उसे अपने आसपास कोई महसूस हुआ। उसका दिल बैठा जा रहा था। अपने दोनों हाथों से कसकर कुल्हाड़ी को पकड़कर वो कातर नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी अचानक गुप्त अंधेरे में से एक साया निकलकर उसके ऊपर झपटा। एक गहरी सांस के साथ श्रुति बिस्तर से उठ खड़ी हुई। हे भगवान, कैसा भयानक सपना था वो। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आई। सुबह हो चुकी थी। वो नेहा थी जो श्रुति को नीचे बुला रही थी। श्रुति जल्दी हाथ मुंह धोकर नीचे आई। उसने देखा कि सभी दोस्त हॉल में टीवी के सामने जड़ होकर बैठे हैं। सबकी नजरें टीवी पर थी। उसने भी टीवी की ओर नजर घुमाई। कुछ ही पल में उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। टीवी पर चल रही खबर का खुलासा कुछ इस प्रकार था। आज सुबह राजगढ़ से एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है। पुरातत्व विभाग के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को राजगढ़ के जंगलों में से किसी प्राचीन मूर्ति को लाने के लिए भेजा गया था, परंतु जंगल में जाने के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। आज सुबह जब पुलिस जांच करने जंगल में गई तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट की जीप मिली। जीप के अंदर का नजारा इतना भयानक था कि पुलिस तक की रूह कांप उठी। जीप में 4 लाशें थी, एकदम पीली रंगत ले चुकी लाशें जिनमें खून का कहीं नामो निशान नहीं था। लाशों की आंखें खुली थी, जैसे किसी अनंत शून्य में झांक रही हो। पुलिस के मुताबिक उनमें से एक लाश उनकी हेड रमा तथा अन्य आर्कियोलॉजिस्ट की है। इनके साथ साथ एक हवलदार बंशीधर की भी लाश मिली है। हैरानी की बात यह थी कि जिस मूर्ति को लाने के लिए उन्हें भेजा गया था वो मूर्ति गायब थी। जंगल में काफी ढूंढने पर भी उस मूर्ति का कहीं पता नहीं चला। हॉल में बैठे 5 लोग बुरी तरह डर चुके थे। अब क्या होगा समीर? नेहा उसकी तरफ कतराई नजरों से देख रही थी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। उधर समीर की माँ सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। नाश्ता तैयार है बच्चों, आ जाओ। समीर की माँ ने गौर किया कि सभी का ध्यान उनकी तरफ न होकर टीवी की स्क्रीन पर था। क्या हुआ? समीर की माँ उनकी तरफ बढ़ने लगी। समीर की माँ को अपनी ओर आता देख श्रुति ने झट से टीवी बंद कर दिया। कुछ नहीं आंटी, वो बस हम ऐसे ही न्यूज देख रहे थे। श्रुति मिमियाई। सभी को अचानक जैसे होश आया। ऐसी भी क्या न्यूज थी कि मेरी आवाज को अनसुना कर दिया? माँ ने मीठी झिड़की दी। माँ, आज हम वापस कॉलेज जा रहे हैं। समीर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए बोला। क्यों, इतनी जल्दी घर से मन भर गया? माँ ने टोका। नहीं माँ, छुट्टियां अब खत्म होने को आई है।
नया सेमेस्टर शुरू होने को कुछ ही दिन बाकी है, हमें जाना होगा। सभी ने समीर की हाँ में हाँ मिलाई। सामान पैक करके सभी ने माँ को अलविदा कहा और स्टेशन की तरफ बढ़ चले। प्लेटफॉर्म पर बैठे सभी अपनी लखनऊ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सभी का चेहरा भय और विस्मय से जमा हुआ था। समीर ने उदास बैठी नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया। डरो मत, हम सब साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। नेहा मुस्कुराई। कुछ पलों में ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। उसी रात राजगढ़ के जंगलों में खंडहरों के पास जमीन पर पड़े सूखे पत्ते कड़कड़ की आवाज कर रहे थे, जैसे उन पर कोई चल रहा हो, शायद कोई जानवर हो। लेकिन दृश्य इससे ज्यादा डरावना था। वो न तो इंसान थी और न ही कोई जानवर। वो 3 सिर और 4 हाथों वाली ऐसी जीव थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो थी त्रिमुखी योगिनी। उसके गले से निकलने वाली गुर्राहट गुस्से को साफ जाहिर कर रही थी। कुछ ही देर में वो उस तहखाने में पहुंची जहां इतने सालों से उसे मूर्ति के रूप में कैद किया गया था। उसे वो पत्थर दिखा जहां इतने सालों से वो कैद थी। पत्थर पर लाल निशान बना था। अपने लंबे लंबे नाखून वाला हाथ जैसे उसने पत्थर पर रखना चाहा, वैसे ही एक हरी आग की लपट उठी और योगिनी एक झटके के साथ पीछे हट गई। उसने तहखाने की छत की ओर देखा और जोर से चिंगाड़ी। उसकी चिंगाड़ इतनी भयानक थी कि तहखाने की छत पर लटके चमगादड़ एक साथ चराते हुए सुरंग के मुंह से बाहर आने लगे। योगिनी की चिंगाड़ ने उस चांदनी रात में जंगल की शांति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। बिस्तर पर सो रही श्रुति एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसे अपने चेहरे पर पसीना महसूस हुआ। पता नहीं क्यों उसका दिल अजीब से डर से बैठा जा रहा था। योगिनी की चिंगाड़ इतनी तेज थी कि पूरा राजगढ़ कस्बा हिल उठा। गोपाल काका को वो चिंगाड़ सुनते ही सब कुछ समझते देर न लगी। प्रलय आ चुकी है, अब मौत साक्षात तांडव करेगी। गोपाल काका के गले से कांपती सी आवाज निकली। प्रसिद्धि पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उसे अच्छे बुरे की परवाह नहीं रहती। उसे तो बस प्रसिद्धि की चाहत होती है। लेकिन यश पाने के लिए उठाए गए गलत कदम उस इंसान को तबाह कर डालते हैं। शायद ऐसा ही कुछ समीर ने भी किया था। उसे प्रसिद्धि तो मिली, परंतु वो उस श्राप का भागीदार भी हो गया जो किसी समय में सैकड़ों प्राणों की आहुति ले चुका था। इतनी जल्दी प्रसिद्धि होने के कारण समीर और उसके दोस्तों का रुतबा उसके कॉलेज में भी ऊंचा हो गया। अब वो लोग कॉलेज में पढ़ने वाले कोई साधारण से स्टूडेंट नहीं रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था सिवाय श्रुति को छोड़कर। पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता था, परंतु अब उसे खुली आंखों से भी सपने आते। कभी उसे लगता कि वो राजगढ़ के उन खंडहरों में बैठी है, कभी लगता जैसे जंगल में चल रही है। जब भी वो पढ़ने बैठती उसे ये दृश्य फिर से दिखाई देने लगते। उसकी धड़कनें तेज हो जाती, सिर चकराने लगता, गला मानो प्यास से तड़प उठता। वो सिर पकड़कर बैठ जाती। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब वो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी। हे श्रुति! श्रुति एक दिन कॉलेज में कैंपस में बैठी थी। उसने देखा कि सामने विशाल खड़ा है। हेलो विशाल, आओ बैठो, हल्की सी मुस्कुराते हुए श्रुति ने कहा। विशाल उसके पास बैठ गया। क्या बात है, आजकल कुछ परेशान परेशान सी रहती है। नहीं, कुछ नहीं, श्रुति जबरदस्ती हंसी। विशाल को कुछ कुछ समझ आया। देख श्रुति, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अब तुझे जो परेशानी है मुझे खुलकर बता। श्रुति के लाल आंखें और उसके नीचे बने डार्क सर्कल साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो कई रातों से सो नहीं पाई है। उसका मुंह उतर गया। यार, अगर मैं तुझे अपनी परेशानी बताऊंगी तो तू मुझे पागल समझेगा। श्रुति हिचकिचाई। कम ऑन यार, तू पहले बता तो। दरअसल पिछले कई दिनों से श्रुति ने सिलसिलेवार सारी बात विशाल को बताई। मुझे लगता है कि ये सब तेरी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। तू खुद को पीछे हुई घटनाओं से उबार नहीं पा रही है, जिसकी वजह से तुझे ये हेलुसिनेशन आते हैं। मेरी बात मान, किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से मिला। चल छोड़ यार, तू मुझे ये बता, आजकल समीर कहाँ है? ओ समीर, वो जनाब तो आजकल हवा में रहते हैं। इतनी शोहरत जो कमा ली। नेहा भी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे लगी रहती है। शिखा का तो कहना ही क्या, वो तो राहुल के प्यार में बावरी हुई फिरती है। अब बचे हम दोनों।
निठल्ले के निठल्ले। विशाल जोर से हंसा। उसे सामने से भी हंसी की उम्मीद थी, लेकिन गहरी शांति के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। उसने श्रुति की ओर देखा। श्रुति नजरें नीचे की ओर बैठी थी। उसने हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। श्रुति, आर यू ओके? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस कांपे जा रही थी। श्रुति। विशाल ने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा। श्रुति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके कंधे से हाथ हटाकर वो पीछे हट गया। श्रुति की आंखें हरी हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो उनमें हरी आग की लपटें उठ रही हो। मुझे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है विशाल। क्या दिखा तुम्हें? कोई रेलवे स्टेशन है शायद। हाँ, भोपाल जंक्शन। मुझे लग रहा है जैसे मैं जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चल रही हूँ। ओह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल वो दृश्य उसके दिमाग से ओझल हो गया। विशाल ने देखा कि श्रुति की आंखें अब ठीक थी। वो हाँफ रही थी और पसीने की चमकीली बूंदें उसके चेहरे से नीचे ढल रही थी। वो उसके थोड़ा पास आया। तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसी शाम भोपाल जंक्शन पर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। प्लेटफॉर्म पर भोपाल से लखनऊ जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। गरम समोसे और चाय की चुस्कियां माहौल में गर्माहट ला रहे थे, लेकिन इस गर्माहट से परे ट्रेन के एक डिब्बे में खुश्क ठंड थी। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंड का होना बड़ी विचित्र बात थी। डिब्बे में ही खिड़की के पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। डिब्बे में पसरी ऐसी ठंड की उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। दोनों हाथों से वे अपनी बाजुएं रगड़कर किसी तरह अपने आप को गर्म कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है? सज्जन ने अपने सामने बैठी महिला से पूछा। वो महिला खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने बिना किसी भाव से सज्जन की ओर देखा और वापस खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। सज्जन ने उसकी अरुचि को समझते हुए आगे कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। हेलो नेहा। श्रुति सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ी थी। उसकी दोस्त नेहा एक हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल उसके घर से कुछ दूरी पर ही था। हाँ श्रुति बोल, कॉलेज कब आ रही है? मुझे टाइम लगेगा, तो मेरा इंतजार ना करना। चल बाय। श्रुति कॉलेज की तरफ तेज तेज कदमों से निकल पड़ी। रास्ते में अचानक वो किसी औरत से टकराई। ये वही औरत थी जो भोपाल जंक्शन पर खड़ी ट्रेन के उस डिब्बे में बैठी थी। ओह सॉरी सॉरी। श्रुति ने खुद को संभाला। औरत ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। श्रुति भी चलने लगी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसने उस औरत को कहीं और देखा है। उसका चेहरा बड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं। वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। श्रुति ने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो चुपचाप कॉलेज आ गई। वहां उसे विशाल और शिखा मिले। आज नेहा नहीं आई? शिखा ने पूछा। बोल रही थी टाइम लगेगा, मेरा इंतजार मत करना। श्रुति आगे कुछ बोल पाती इससे पहले उसका सिर चकराने लगा। वो गिरती गिरती बची। विशाल ने किसी तरह उसे संभाला। श्रुति क्या हुआ? शिखा ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। ले पानी पी। श्रुति को दृश्य फिर से दिखने लगे। अब की बार उसे जानी पहचानी जगह दिखाई दे रही थी। उसे वो गली दिखाई दी जो उसके घर के पास से गुजरती है। वो नेहा के हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। नेहा, हॉस्टल। श्रुति अपने आधे होशो हवास में धीमे धीमे बुदबुदाने लगी। विशाल और शिखा एक दूसरे को ताकने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी श्रुति को ऐसा मंजर दिखा जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके लिए इससे भयावह और कुछ नहीं हो सकता था। वो होश में आई और अचानक चीख उठी। कुछ ही पल बाद उसकी चीख रुदन में बदल गई। विशाल और शिखा उछल पड़े। उन्होंने किसी तरह श्रुति को संभाला। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले श्रुति उठ के वहां से भाग चली। वे भी उसके पीछे दौड़े। श्रुति सुनो तो, श्रुति रुको। वो किसी बददिमाग इंसान की तरह भागे ही जा रही थी। विशाल ने किसी तरह भागकर उसे दबोचा। विशाल मुझे जाने दो। वो रो रही थी। श्रुति, श्रुति, विशाल चिल्लाया। वो शांत हो गई। बात तो बताओ, आखिर क्या हुआ है? क्या देखा तुमने? शिखा उनके पास पहुंची। विशाल, वो वहां नेहा। श्रुति के आंसुओं का बांध फिर से टूट गया। वो दोबारा रोने लगी। तुम यहीं शिखा के पास रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। विशाल अपनी कार की तरफ भागा। कार में बैठकर तीनों नेहा के हॉस्टल की तरफ चल पड़े। शिखा बार बार नेहा को कॉल कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। श्रुति किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर बैठी थी। उसने बाहर नजर डाली।
सड़क के एक कोने पर वही औरत खड़ी थी जिससे आज श्रुति टकराई थी। वो उसी की तरफ देख रही थी। श्रुति अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटने लगी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो भबक कर पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये जरूर उसका भ्रम होगा, लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं है कि उसे दो दो बार भ्रम हो। वो औरत जो उसे दिखी थी आर्कियोलॉजिस्ट रमा थी। हाँ, उसने रमा को ही देखा था, लेकिन ये नामुमकिन है। रमा तो कब की। श्रुति की आंखें फैल गई, उसका शरीर कांपने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही देर में उनकी कार नेहा के हॉस्टल के सामने आकर रुकी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने हॉस्टल की वार्डन से अपनी दोस्त के बारे में पूछा। वो बोली, नेहा आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, लेकिन एक औरत आई थी, वो नेहा के बारे में पूछ रही थी। श्रुति कांपने लगी। तीनों लोग कमरे की तरफ बढ़ चले। श्रुति के पाँव में मानो किसी ने पत्थर बांध दिए हो। वो किसी तरह नेहा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। काश ये सच ना हो। श्रुति के दिमाग में जैसे जैसे शक बढ़ रहा था, वो अधीर हो रही थी। शिखा और विशाल नेहा के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। विशाल ने दरवाजा खटखटाया और नेहा को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। श्रुति अब पूरी तरह बेचैन हो उठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी पीठ दीवार से सटा ली। शिखा ने गौर किया कि दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोलकर अंदर की ओर धकेला। दरवाजा खुलते ही शिखा की चीख निकल पड़ी। श्रुति को जिसका डर था शायद वही हुआ। वो दीवार से सटती हुई रोते रोते नीचे बैठ गई। विशाल का गला भी रुग्ध हो गया था। कमरे के अंदर नेहा की सूखी हुई लाश पड़ी थी। हॉस्टल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। पास में खड़ी पुलिस की गाड़ी का सायरन पूरे इलाके में गूंज रहा था। चारों तरफ खौफ और अफवाह की सुलगाहट लगी थी। समीर का रो रो कर बुरा हाल था। विशाल किसी तरह उसे संभाल रहा था। श्रुति उसी दीवार के पास बैठी थी। बिना किसी सुध-बूध के वो अपने में ही खोई हुई थी। शिखा उसके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। श्रुति जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। आखिर उसने सपने में खुद को नेहा को मारते हुए देखा था। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विवेक। मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। शिखा ने अपना सिर उठाया। सामने एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। श्रुति तो मानो किसी दूसरी दुनिया में थी। उसे इंस्पेक्टर की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आप लोगों ने बॉडी को सबसे पहले देखा था? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, आप लोगों को हमारे साथ थाने में चलकर बयान दर्ज कराने होंगे। विशाल, श्रुति और शिखा थाने में दाखिल हुए। उनके घुसते ही लोग उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने ही खून किया हो। तीनों को उन लोगों की नजरें चुभ रही थी। उन सभी को इंस्पेक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। टेबल के पास 3 कुर्सियां लगी थी। वे सभी कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर हाथ में रजिस्टर लेकर उनके सामने खड़ा था। तो शुरू से बताइए। शिखा ने रुंधे गले से बोलना शुरू किया। मैं, विशाल और श्रुति, हम तीनों हॉस्टल गए। नेहा कॉलेज नहीं आई थी और फोन भी नहीं उठा रही थी। हम जब उसके हॉस्टल गए और कमरे का दरवाजा खोला तो शिखा से रहा नहीं गया। वो फफक कर रो पड़ी। आप दोनों को कुछ बोलना है? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल की सहमी सी आवाज निकली। सर वो। हाँ बोलो। हमें लगता है कि नेहा को उस योगिनी ने। क्या बकवास है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट रमा के केस का भी इंचार्ज हूँ। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं मानता। इंस्पेक्टर विवेक कड़क रवैये से विशाल की बात बीच में काटकर बोले। विशाल ने चुप्पी साध ली। सभी लोग बाहर आए। श्रुति घर आई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे न भूख थी न प्यास। लगती भी कैसे? अपनी सबसे अच्छे दोस्त की मौत का आघात जो उसे लगा था। ऊपर से दिखने वाले वे दृश्य उसके मन को अंदर से बुरी तरह कचोट रहे थे। वो लगभग पागल सी हो गई। अंधेरे कमरे के कोने में घुटनों में सिर देकर बैठी वो सुबक रही थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। मम्मी पापा ने खाने के लिए बहुत समझाया, पर उसका जी निर्मोही हो चला। उसे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं रहा। सारी रात वो करवटें बदलती रही। उसका मन विचारों के झंझावातों के बीच बुरी तरह फंसा था। जब भी वो आंखें बंद करती उसे नेहा का पीत वर्ण चेहरा दिखाई देता। सुबह होते होते उसकी आंख लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर बालों को रबड़ से कसती वो इस सीढ़ियों से उतरी। अब वो कुछ ठीक लग रही थी। माँ,
मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। अरे पर नाश्ता तो कर ले, कल से तूने कुछ नहीं खाया। माँ ने चिंता जाहिर की। मैं बाहर कुछ खा लूंगी। खूंटी पर टंगी स्कूटी की चाबी लेकर श्रुति बाहर चल दी। अरे पर सुन तो। माँ उसके पीछे पीछे गई। श्रुति ने स्कूटी स्टार्ट की और बाहर निकल दी। माँ चौखट में खड़े उसे जाते देखती रही। थाने में चहल पहल थी। कोई अपनी चोरी की एफआईआर लिखा रहा था तो किसी को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। सामने एक हवलदार रात की हैवी ड्यूटी करने के बाद सुस्ता रहा था। उसी समय श्रुति का थाने में आगमन हुआ। उसके साथ नेहा के हॉस्टल की वार्डन भी थी। वो हवलदार के पास पहुंची। क्या इंस्पेक्टर विवेक अंदर है? हवलदार मस्त गुनगुनी नींद में था। श्रुति ने झल्लाकर मेज पर हाथ पटका। एक्सक्यूज मी। हवलदार चौंक पड़ा। किसी तरह हड़बड़ाहट में अपने सिर की टोपी गिरने से बचाता हुआ वो उठा। श्रुति दोबारा बोली। हवलदार ने उनिंदी आंखों और बाएं मुंह के साथ हाँ भर दी। वे दोनों अंदर चली गई। इंस्पेक्टर विवेक किसी केस की फाइल के पन्ने पलट रहे थे। ऐसे बिना बुलाए उसे श्रुति का आना अटपटा लगा। मुझे नेहा के केस में कुछ बताना है। हाँ बताओ। आप मानो या ना मानो, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो योगिनी है। इंस्पेक्टर के मुंह से ठंडी भाप निकली। उसने फाइल टेबल पर पटक कर खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया और बाहर झांकने लगा। मैंने कल भी तुमसे कहा था ये सब बकवास है। तो फिर राजगढ़ के जंगलों में उन आर्कियोलॉजिस्ट की मौत कैसे हुई? वो सब लालच के चक्कर में हुआ होगा। किसी ने कीमती मूर्ति पाने के लालच में उन्हें मार डाला। तो क्या मूर्ति चुराने वाले ने उनके शरीर से खून भी निकाल लिया? श्रुति की आवाज ऊंची उठी। वो कुछ आगे खिसक आई। इंस्पेक्टर सन्न सा खड़ा रहा। सचमुच श्रुति के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसका मुंह ताकता रह गया। श्रुति में हिम्मत का संचार हुआ। नेहा की मौत भी ठीक उसी तरह हुई है जैसे उन आर्कियोलॉजिस्ट की। क्या आपको अभी भी ये महज एक इत्तेफाक लगता है? उसने अपने पास खड़ी वार्डन की ओर इशारा किया। ये नेहा के हॉस्टल की वार्डन है। नेहा की मौत से पहले एक औरत उससे मिलने आई थी। इसने उसे देखा है। वो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर वार्डन पर तड़का। मैं बहुत डर गई थी सर। श्रुति बीच में बोल उठी। क्या आपके पास रमा की फोटो है? हाँ। इंस्पेक्टर ने केस की फाइल से रमा की फोटो निकाली। श्रुति ने फोटो लेकर वार्डन की ओर किया। क्या यही वो औरत थी जो कल नेहा से मिलने आई थी? हाँ हाँ, यही औरत कल नेहा से मिलने आई थी। श्रुति ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर हैरानी भरे चेहरे के साथ उन्हें देख रहा था। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि इस केस को सामान्य समझने की भूल मत करिए। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। इंस्पेक्टर विवेक ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और 2-4 पानी के घूंट अपने गले से नीचे उतारे। तुम जा सकती हो। इंस्पेक्टर ने वार्डन की तरफ इशारा किया। श्रुति भी उसके साथ जाने लगी। श्रुति तुम रुको। वार्डन बाहर चली गई। टेबल पर बिखरे फाइलों के पन्नों में इंस्पेक्टर विवेक की उंगलियां कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दरअसल मुझे एक कड़ी मिली है जो रमा और नेहा के केस को आपस में लिंक करती है। कुछ देर बाद विवेक ने एक फाइल ढूंढ निकाली। ये रमा और उसके साथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रुति बड़े गौर से सुन रही थी। इंस्पेक्टर ने फाइल से एक फोटो निकाली। ये देखो, चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब डेड बॉडीज की बाईं हथेली पर एक काला घाव है। इंस्पेक्टर ने श्रुति को फोटो पकड़ाई। उसने फोटो पर गौर किया। अचानक उसे लगा कि फोटो में हाथ हिल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, फोटो से हाथ निकला और उसने श्रुति का गला दबोच लिया। उसकी सांस अटक गई। जीभ बाहर आने लगी। उसने पूरे जोर से हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? श्रुति! एक झटके के साथ श्रुति होश में आई। वो अपने हाथों से खुद का गला दबा रही थी। उसने फोटो को वहीं पटक दिया और इंस्पेक्टर के हैरान परेशान चेहरे की परवाह न करते हुए वहां से भागी। समीर शोहरत पाकर बहुत खुश था, लेकिन नेहा की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पहले उसे योगिनी और उसकी शापित कथाएं मात्र एक मिथक लगती थी। दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए उसने एक कदम उठाया था। अब जब उस मनहूस साये ने उसकी प्रेमिका की जान ले ली तो उसे योगिनी पर पूरा विश्वास हो गया। उसे लगने लगा कि उसने खुद के साथ साथ अपने दोस्तों की जान भी खतरे में डाल दी। नेहा की मौत के बाद सबको लगने लग गया कि सचमुच समीर और उसके दोस्त श्रापित है। कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। क्या पता योगिनी उन्हें भी अपना शिकार बना ले। कुछ दिन बाद, बस बहुत हुआ शिका, अब मैं बोल चुका। मैंने क्या किया है राहुल?
शिखा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। राहुल गुस्से में था। वे दोनों कॉलेज के कैंपस में खड़े थे, तभी विशाल वहां से गुजरा। ये तुम क्या बोल रहे हो? शिखा की आवाज में रुआंसापन था। हाँ, सही बोल रहा हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर उस योगिनी का निवाला नहीं बनना चाहता। दफा हो, डरपोक कहीं के। शिखा के पीछे से आवाज आई। पीछे विशाल खड़ा था। तूने शिखा से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाता। आइंदा शिखा को अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल। विशाल की आंखें लाल हो रही थी। राहुल को बहुत गुस्सा आया। सोचा एक घूंसा जमा दूं, लेकिन विशाल उससे दोगुना लंबा चौड़ा नौजवान था। एक दाव में ही उसे पस्त कर देता। इसलिए उसने चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। विशाल शिखा के पास आया और उसे पास रखी कुर्सी पर बिठाया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विशाल ने पानी की बोतल उसकी तरफ की। उस कायर को जाने दो शिखा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी विशाल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे साथ ऐसा किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सच्चा प्यार मिल गया है, बाद में पता चलता है कि यह बस एक वहम था। कभी कभी सच्चा प्यार आपके बहुत पास होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्या पता अगली बार तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए। इसलिए खुश रहो और लो पानी पियो। विशाल ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। डॉक्टर निधि मेहरा का क्लिनिक। श्रुति एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। वो आज साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक निधि मेहरा के पास आई थी। निधि मेहरा उसके सामने रखी टेबल पर पड़े कागज पर कुछ लिख रही थी। कुछ पल बाद उसने पेन नीचे रखा और मुस्कुराकर श्रुति की तरफ देखा। तो शुरू से बताओ, कब से ये तुम्हारे साथ हो रहा है? श्रुति ने पूरी बात बताई, राजगढ़ के जंगलों से लेकर नेहा की मौत तक। डॉक्टर निधि ने बड़े ही गौर के साथ श्रुति की बात सुनी। अंत में गहरी सांस लेकर बोली, देखो श्रुति, मुझे लगता है कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से हुए हादसों से गहरा सदमा लगा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। इसी वजह से हमारे दिमाग को आघात पहुंचता है और वो उल्टे सीधे कल्पनाओं के जाल बुनने लगता है। डॉक्टर निधि ने उसे कुछ दवाइयां लिख कर दी। हो सके तो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चली जाओ। हवा पानी बदलने से तुम्हारे मन में उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे। तुम अच्छा महसूस करोगी। कुछ नींद की गोलियां लिख कर दे रही हूँ, सोने से पहले ले लेना, बेहतर नींद आएगी। श्रुति क्लिनिक से बाहर आ गई। उसके हाथ में दवाइयों की पर्ची थी। डॉक्टर निधि की बात से वो संतुष्ट नहीं हुई। जब आपको किसी की मौत दिखे तो वो मात्र एक कल्पना कैसे हो सकती है। अगली सुबह शिखा श्रुति के घर आई, पूछने की वो कॉलेज जा रही है या नहीं। श्रुति की माँ ने बताया कि वो ऊपर के कमरे में है। शिखा ने जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा खोला तो पाया कि श्रुति बाल सुखा रही है। शीशे में अपने पीछे शिखा को पाकर श्रुति मुड़ी। अरे शिखा, आओ ना। श्रुति पहले से काफी बेहतर लग रही थी। फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है तेरा? मैं न जाने कब से फोन ट्राई कर रही थी। अरे सॉरी यार, फोन चार्जिंग में लगाकर ऑन करना भूल गई। खैर तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। रात को नींद भी अच्छी आई। अब जल्दी तैयार हो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। श्रुति जल्दी जल्दी बालों में कंघी करने लगी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या सचमुच राहुल ने? हाँ, उसने ब्रेकअप कर लिया। बोला योगिनी मुझे भी खा जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो। बुज़दिल कहीं का। वो और कुछ बोलता उससे पहले विशाल आ गया और उसने राहुल को दुत्कार कर भगा दिया। विशाल! श्रुति कंघी करते करते रुकी। उसने शिखा की ओर नजरें घुमाई। उसने कुछ कहा नहीं तेरे से? नहीं, बस सहानुभूति जताई। ओह, क्यों? उसे कुछ कहना था क्या? श्रुति ने रबर बैंड से अपने बाल कसे, शिखा को आराम से बेड पर बिठाया और बोली, जब तक राहुल तेरी जिंदगी में था मैं तुझसे ये नहीं कह सकती थी। अब सब कुछ साफ है। विशाल तुझसे प्यार करता है। क्या? शिखा चौंक पड़ी। उसने मुझे बताया था जिस दिन वो तुझसे अपने दिल की बात कहने वाला था, ठीक उसी दिन राहुल ने तुझे प्रपोज कर दिया और वो बेचारा बात को अपने मन में दबाकर रह गया। शिखा चुप हो गई। उससे कुछ बोला नहीं गया, गला जैसे रूंध गया हो। दोनों दोस्त स्कूटी पर बैठकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। शिखा श्रुति के पीछे बैठी थी। बार बार उसे विशाल की वो बात याद आ रही थी। कभी कभी सच्चा प्यार आपके बहुत पास होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते।
एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। श्रुति और शिखा कॉलेज पहुंचे। कॉलेज आते ही शिखा की धड़कनें तेज होने लगी, शायद विशाल से मिलने के ख्याल से। वो पहले भी विशाल से मिलती रही है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी विशाल उनके पास आ पहुंचा। कैसी हो श्रुति? विशाल ने शिखा की ओर देखा। जैसे दोनों की नजरें मिली, शिखा ने आंखें फेर ली। वो नजरें चुराने लगी। इससे क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। श्रुति की मुस्कान गालों तक फैल गई। क्या मतलब? मतलब वही जो तू इतने दिनों से इसे बताने से कतरा रहा था। विशाल स्तब्ध खड़ा हो गया। शिखा हिम्मत करके थोड़ी आगे आई और उसने विशाल से नजरें मिलाकर कहा, तुम मुझे यह पहले भी बता सकते थे। कैसे बताता? राहुल पहले ही तुम्हारे लाइफ में आ चुका था। श्रुति बीच में बोल पड़ी। भाई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज खुशी का दिन आया है, लिखो नई प्रेम कहानी। और हाँ, मुझे पार्टी देना मत भूलना। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे यार, ये समीर का फोन क्यों नहीं लग रहा? श्रुति बार बार उसे कॉल कर रही थी। नेहा की मौत के बाद उसने सबसे दूरी बना ली है। मैं उसके रूम पर भी गया था, पर वहां ताला लगा था। क्या पता वो वापस भोपाल चला गया हो। नहीं, मैंने उसके घर भी फोन किया था। उसकी माँ ने बताया कि वो घर नहीं आया है। तीनों दोस्त समीर के बारे में चिंतित लग रहे थे। राजगढ़। गोपाल काका अपने घर के बाहर बैठे चारपाई बुन रहे थे। कंधों पर बैग लटकाए एक नौजवान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो समीर था। गोपाल काका को उसके आने का कारण मालूम पड़ चुका था। हमने उस दिन तुमको चिताया था बिटवा, देख लिया ना परिणाम। समीर की आंखों में आंसू थे। वो सिसकते हुए गोपाल काका के पास घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो काका, मैं बहक चुका था। अपनी प्रेमिका की मृत देह मैं आंखों के सामने देख चुका हूँ। अब मेरे दोस्तों का यह हाल होते हुए मैं नहीं देख सकता। गोपाल काका चारपाई के बुनते तारे छोड़कर उठे और समीर को जमीन से उठाया। खैर, होनी को कौन टाल सकता है बिटवा? यही जानने आए हो ना कि उस दुर्दांत योगिनी को कैसे रोका जाए? हाँ काका, तो सुनो, उसे रोकने का उपाय सिर्फ वाकाटकी तांत्रिक ही बता सकते हैं। पहले के समय में वे लोग बंग देश यानी कि बंगाल में रहते थे। अब सुनने में आया है कि वे गंगटोक या कहीं पहाड़ों में मठ बनाकर रहते हैं। जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की कोशिश करो। एक बात और बिटवा, योगिनी तभी हमला करेगी जब तुम किसी सुनसान जगह पर अकेले रहोगे, इसीलिए कभी अकेले मत रहना। रात के 10:30 बजे शिखा का घर। ठीक है मम्मी, समझ गई। क्या यार मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। चलो बाय। शिखा ने फोन रखा। उसके माँ पापा किसी काम से बाहर गए थे। वो घर पर अकेली थी। चलो कोई मूवी ही देख लूं, नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली, शिखा ने अपने मन में सोचा। टीवी ऑन करके वो सोफे पर लंबी लेट गई। श्रुति अपने बिस्तर पर बेचैनी भरी करवटें बदल रही थी। उसका चेहरा पसीने पसीने हो चुका था। अचानक वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें पन्ने की तरह दमकने लगी। उसने पाया कि वो शिखा के घर के सामने खड़ी थी, लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? शिखा टीवी देखने में मगन थी। उसे घर की डोरबेल सुनाई दी। इतनी रात को कौन आया होगा? उसने टीवी ऑफ किया। डोरबेल दोबारा बजी। सचमुच कोई बाहर खड़ा था। कौन? शिखा सहमी सहमी सी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। श्रुति की आंखें अब ठीक हो गई। शिखा! अरे नहीं! श्रुति हड़बड़ा कर उठी और कांपते हाथों से शिखा को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। देर न करते उसने विशाल को फोन किया। हेलो विशाल, जल्द से जल्द शिखा के घर पहुंच। क्यों, क्या हुआ? सवाल मत कर, जल्दी आ। श्रुति का घर शिखा के घर से ज्यादा नजदीक था। वो तुरंत शिखा के घर की तरफ स्कूटी लेकर निकल पड़ी। शिखा ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसने लपक कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कुछ सुना, टीवी की आवाज। टीवी तो वो ऑफ करके आई थी। वो डरते हुए आगे बढ़ी। टीवी सच में चल रहा था। और ये क्या, सोफे पर कोई बैठा था। शिखा का कलेजा मुंह को आने लगा। किसी तरह हिम्मत करके उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाया। उस साये का चेहरा शिखा की तरफ मुड़ा। वो डर से कांपने लगी। सोफे पर कोई और नहीं, नेहा बैठी थी। सोफे से उठकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा! शिखा अपने कदम पीछे हटाने लगी। इससे पहले कुछ होता, शिखा भागी और कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। हे भगवान, क्या विपत्ति है। फोन, विशाल को फोन करती हूँ। उसने चारों तरफ फोन टटोला। दुर्भाग्य, उसका फोन वो सोफे पर भूल गई थी। वो कुछ और सोचती, एक अदृश्य ताकत ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और शिखा को बालों से पकड़कर घसीटने लगी। शिखा चीख रही थी। कुछ पलों में उसने पाया कि वो वापस सोफे के पास आ गई है। उसे अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। यही अंत है, वो बड़बड़ाई। नेहा की शक्ल का वो साया शिखा के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि नेहा की शक्ल आहिस्ते आहिस्ते डरावनी होती जा रही थी। कुछ पल बाद वो 3 सिर और 4 हाथों वाली निशाचर में बदल गई। श्रुति जैसे तैसे स्कूटी खड़ी करके शिखा के घर के अंदर भागी। उसने फट से दरवाजा खोला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीचे शिखा की लाश पड़ी थी और सामने वो भयानक जीव खड़ा था। श्रुति कुछ समझती इससे पहले उसकी सांसें फूलने लगी, आंखें हरी हो गई। वो अचंभित हो गई जब उसने देखा कि वो खुद को अपने सामने खड़ा देख रही है। श्रुति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो जीव श्रुति के पास आया। उसने अच्छी तरह से श्रुति को देखा। अपने लंबे नाखून वाली उंगलियों से जब उसने श्रुति की जुल्फें उठाकर कान के पीछे करी तो पाया कि कान के पास एक निशान बना था। उस निशान को देखकर योगिनी ऊपर मुंह करके जोर से चिंघाड़ी और कुछ ही पलों में ओझल हो गई। विशाल वहां पहुंच चुका था। योगिनी की चिंगाड़ सुनकर आसपास के लोग जाग चुके थे। विशाल दौड़कर बेहोश पड़ी श्रुति के पास गया और उसे होश में लाया। श्रुति, शिखा कहाँ है? विशाल, वो श्रुति आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने उंगली से घर के अंदर इशारा किया। विशाल अंदर गया। अंदर का दृश्य देखते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन डगमगा गई। वो वहीं गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद विशाल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो अब एक पल भी इस मनहूस जगह पर नहीं बिताना चाहता था। अपना सामान पैक करके वो जयपुर चला गया। उधर राजगढ़ से वापस आकर समीर ने श्रुति को सारी बात बताई। दोनों ने उत्तर की ओर जाकर वाकाटकी तांत्रिकों का मठ खोजने का निश्चय किया। लखनऊ का सिटी हॉस्पिटल। पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में पोस्टमार्टम फाइल है। वो उसके पन्ने पलट रहा है। सामने एक डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर, मिस्टर विवेक, ये केस भी बिल्कुल उसी केस की तरह है जो मेरे पास पहले आए हैं। वही बिना खून वाला शरीर और हाथ पर सड़ता हुआ काला घाव। इंस्पेक्टर विवेक को पता था कि ये सब कैसे हुआ है, पर सभ्य जगत का क्या। बहरहाल उसने अपनी तहकीकात जारी रखी। श्रुति का बयान दर्ज किया गया। विशाल तब तक जयपुर के लिए निकल चुका था। उसका बयान लेने के लिए विवेक भी उसके पीछे जयपुर गया। समीर और श्रुति लखनऊ प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि वाकाटकी तांत्रिकों का दार्जिलिंग में एक पुराना मठ है। ट्रेन की यात्रा में उन्हें दार्जिलिंग पहुंचने में 1 दिन से ज्यादा लगने वाला था। कुछ ही देर में वो ट्रेन में बैठकर चल पड़े। श्रुति कुछ सोच रही थी। वो काफी देर से चुपचाप बैठी विचारों के साथ खेल रही थी। समीर ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो श्रुति? यही कि शिखा को मारने के बाद उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं भी तो वहीं थी। समीर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके मन में सिर्फ पछतावा बचा था। आज एक गलती की वजह से 2 सबसे अच्छे दोस्त उसके साथ नहीं हैं। वो उदास स्वर में बोला, पता है श्रुति, मैं खुद को अपनी गलती के लिए कोसता हूँ। ना मैं तुम्हें राजगढ़ ले जाकर मुसीबत में डालता और ना नेहा। समीर का गला भराया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है समीर, हम में से किसी की गलती नहीं है। ये तो होना ही था। दार्जिलिंग पहुंचने में उन्हें 1 दिन लगा। वे शाम को वहां पहुंचे थे। एक अच्छे से होटल में रात बसर करने के लिए दोनों रुक गए। अगली सुबह दोनों मठ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें उत्तर की दिशा की ओर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। मठ उसी पहाड़ी पर था। समीर और श्रुति दोनों में से किसी ने भी कभी चढ़ाई नहीं की थी। चढ़ते चढ़ते उनके हाथ पैरों में दर्द होने लगा। किसी तरह हांफते हांफते वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। समीर श्रुति से पहले चढ़ गया। श्रुति को चढ़ने में समय लगा। आखिरकार वो भी चोटी तक आ पहुंची। श्रुति, लगता है हमारी मेहनत बेकार गई। समीर हाथ बांधे निराश खड़ा था। श्रुति ने सामने की ओर देखा। अब उसे भी अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। सामने किसी पुराने मठ के खंडहर थे। कभी किसी समय इंसानों का बसेरा रहा यह धार्मिक स्थल खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी हुई दीवारों के बीच में लंबी लंबी घास उगी थी। हवा साए साए करके
भग्नावशेषों के बीच से बह रही थी। अब क्या करे? श्रुति ने समीर की ओर देखा। करना क्या है? नीचे उतरते हैं और आगे का सोचेंगे। दोनों नीचे उतरने के लिए मुड़े, तभी श्रुति को पीछे खटपट सुनाई दी। उसने अपनी गर्दन घुमाई। समीर, वो कौन है? समीर पलटा। टूटी हुई दीवार के पीछे किसी का सिर नजर आ रहा था। ये कौन है वहां? समीर ने जोर से आवाज लगाई। पीछे से एक नौजवान लड़का निकल कर आया। उन्हें आश्चर्य हुआ। लड़के ने उन्हें बताया कि वो यहीं का रहने वाला है, कभी कभार इन खंडहरों में आ जाया करता है। उन दोनों अजनबियों को देखकर वो डर गया था, इसलिए पीछे छिपा। समीर ने वाकाटकी तांत्रिकों के बारे में उससे पूछा। पहले यहाँ बहुत बाबा लोग रहता था, फिर एक दिन सब यहाँ से चला गया। अब कहाँ रहते हैं वो लोग? वो सभी अब सिक्किम चला गया है। टुकला टुकला घाटी में रहता है वो लोग। समीर और श्रुति पहाड़ी से नीचे उतरे। उन्हें अब वाकाटकी तांत्रिकों का नया पता मालूम था। विशाल अपने घर जयपुर आ गया। घर क्या, उसके पुरखों की बनाई आलीशान हवेली थी, बिल्कुल किसी राजा के महल की तरह। विशाल के बड़े भाई की शादी तय हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। सभी खुश थे सिवाय विशाल के। वो अब शिखा को भी खो चुका था। शिखा की मौत अपने साथ उसकी मुस्कुराहटें भी ले जाती रही। विशाल की माँ ने उसे समझाया, घर में ब्याह है, अपना मन अगर ब्याह के कामों में लगावेगा तो चित्त प्रसन्न रहेगा। पर विशाल को इतनी सुध-बुध कहाँ? वो सारा दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। रात में हवेली रोशनी से नहा रही थी। मांगड़ियार गायक पारंपरिक गीत गा रहे थे। महिलाएं नाच गाने में व्यस्त थी। विशाल की माँ उसे आने का बोलकर आई, पर काफी देर बाद भी वो नहीं आया। दूसरी बार उसने एक नौकरानी को बुलाने भेजा। विशाल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, अपने ही ख्यालों में मगन। तभी, बन्ना सा, माजी सा ने थने नीचे बुलाया है। माँ से कह दो मैं नहीं आ रहा। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। विशाल ने सोचा कि नौकरानी चली गई। अचानक पीछे से आवाज आई, बड़ा दुख होता है ना, जिससे आप प्रेम करें वो आपसे दूर हो जाए, रह जाए तो ये खालीपन जो जीने के लिए काफी नहीं। विशाल की छाती में दर्द उठा। न जाने क्यों उसे डर लगा। कमरे में ठंडक पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। वो तड़क कर पीछे मुड़ा। उसका खून जमने लगा। हाथ पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। सामने औरत के लिबास में उसी योगिनी का साया खड़ा था। 4 हाथों वाला साया, जिसके इतने लंबे नाखून थे कि इंसान को पूरा चीर के रख दे। इंस्पेक्टर विवेक उसी समय विशाल के घर पहुंचा था। किसी पुलिस वाले को बेवक्त आया देखकर सभी परेशान हो गए। नाच गाना बंद हो गया। विशाल कहाँ है? जी वो तो ऊपर के कमरे में। विशाल की माँ कुछ बोलती, उससे पहले ऊपर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। विवेक देर न करते हुए ऊपर भागा। दरवाजा अंदर से बंद था। विशाल, तुम ठीक तो हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। विवेक ने दरवाजे पर लात मारी। एक दो दाव के बाद ही दरवाजे की सिटकनी उखड़ गई। विवेक अंदर भागा, लेकिन बालकनी में पड़ी विशाल की लाश देखकर उसके पैर ठिठक गए। समीर बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अचानक ही श्रुति की चीख सुनकर वो उठ गया। जल्दी से श्रुति के पास जाकर उसने देखा कि वो बुरी तरह से रो रही है। चेहरा पसीने पसीने हो चुका है। श्रुति, क्या हुआ? समीर घबरा गया। समीर, विशाल अब नहीं रहा। वो दोबारा रोने लगी। श्रुति की बात सुन के समीर को जैसे गहरा धक्का लगा। उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब हम देर नहीं कर सकते श्रुति, कल सुबह होते ही हम टुकला घाटी के लिए निकल जाएंगे। श्रुति और समीर टुकला घाटी में पहुंच चुके थे। उन्हें यहाँ आते शाम हो चली थी। सूरज बस छिपने ही वाला था। वाकाटकी तांत्रिकों का मठ घाटी के ऊपरी छोर पर बना था। धीरे धीरे वे लोग ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें चढ़ते हुए कुछ समय ही हुआ था कि आसमान में काले बादल उमड़ आए। कुछ ही देर में पूरी घाटी अंधेरी चादर से ढक गई। उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। टॉर्च की रोशनी के सहारे किसी तरह गिरते पड़ते हुए वे ऊपर चढ़ रहे थे। भयंकर गर्जना के साथ अब बिजली भी चमक उठी। तूफानी हवाओं ने मानो पूरी घाटी को नेस्त नाबूद करने का ठान लिया था। बस एक बारिश की कमी थी। कुछ क्षण बाद हल्की बौछार ने वो कमी भी पूरी कर दी। चढ़ते रहो, किसी भी हालत में हमें रुकना नहीं है।
पर बारिश मानो उनकी चढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने ही आई थी। हल्की फुहारें भयंकर मूसलाधार बारिश बन गई। उनसे अब बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जा रहा था। समीर ने चारों तरफ नजरें घुमाई। चमकती बिजली की रोशनी में उसे सामने कुछ दिखा। उसने हाथ से इशारा किया। वहां शायद एक कॉटेज है। कुछ देर उसमें ठहरकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। श्रुति भी यही चाहती थी। दोनों बड़ी मुश्किल से कॉटेज तक पहुंचे। कॉटेज अंदर से बेहद गर्म था। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। समीर ने टॉर्च से कॉटेज को अच्छी तरह परखा। एक हंसी और एक कुल्हाड़ी के अलावा पूरा कॉटेज खाली था। श्रुति ठंड से थरथराती हुई जमीन पर बैठ गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक श्रुति ने कांपना बंद कर दिया। उसके हाथों पैरों से कटकट की आवाज आने लगी, जैसे उसका शरीर अकड़ रहा हो। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तुरंत ही उसकी आंखें हरी होकर चमक उठी। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। श्रुति, तुम ठीक हो? श्रुति। श्रुति को दिखा जैसे वो उसी घाटी में खड़ी है और बारिश में बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रही है। दूसरे ही पल वो होश में आ गई। समीर, वो यहीं आ रही है। श्रुति घबराए हुए स्वर में बोली। कौन? वो योगिनी। समीर भी घबरा उठा। उसने कॉटेज की खिड़की से बाहर झांका। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसे मठ दिखा। हाँ, टीले के शिखर पर वो भवन सिर उठाए खड़ा था। वो श्रुति को एक खुशखबरी देने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल रुक गया। उसकी हंसी गायब हो गई। उसने कुछ सोचा, फिर कोने में पड़ी उस कुल्हाड़ी की तरफ देखा। श्रुति, यहाँ आओ। श्रुति खड़ी होकर उसके पास गई। वो देखो। क्या वो? हाँ, वही मठ है। हम कामयाब रहे। श्रुति का मन कुलांचे भरने लगा। समीर कुछ गंभीर होकर बोला। श्रुति, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और श्रुति के हाथ में देते हुए कहा, जितनी तेजी से हो सके यहाँ से मठ की तरफ भागो। पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। श्रुति की आवाज बैठ गई। मेरी बात मानो श्रुति, ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था और अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। पर समीर, तुम्हें मेरी कसम, अब जाओ यहाँ से जल्दी। श्रुति बेचारी कुछ न कर सकी। एक कुल्हाड़ी और एक टॉर्च लेकर वो मठ की तरफ रोते हुए भागी। बारिश में कुछ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। समीर ने हंसिया हाथ में उठा लिया और कॉटेज के दरवाजे का रुख करके खड़ा हो गया। उसके दिमाग में नेहा की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी। वो भी मुस्कुरा उठा। अचानक झटके के साथ दरवाजा खुला। सामने कुछ बहुत ही भयंकर खड़ा था। आजा शैतान, तेरी कहानी खत्म। समीर चिल्लाते हुए हंसी के साथ उस पर टूट पड़ा। श्रुति किसी तरह भाग रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो औंधे मुंह गिर पड़ी। उसका मोटा फ्रेम वाला चश्मा छिटक कर दूर जा गिरा। वो किसी तरह उठी और टॉर्च की मदद से चश्मा ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की खनकती सी हंसी सुनाई दी। उसने जल्दी से चश्मा वापस पहना और पीछे देखा। बारिश में जहां तक टॉर्च की रोशनी जा सकती थी, उसे कुछ नहीं दिखा। उसने कुल्हाड़ी को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ती इससे पहले कोई चीज उस पर झपटी। श्रुति ने भी देर न करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। अगले ही पल वो चीज गायब हो गई। क्या था वो? क्या वो उसी योगिनी का शापित साया था? क्या कुल्हाड़ी के वार ने उसे घायल किया होगा? अभी कुछ भी सोचने का समय नहीं। वो पहले दौड़कर मठ में घुस जाए तो उसकी मुसीबत टले। किसी तरह लड़खड़ाती वो टीले पर चढ़ती गई। उसे फिर से हंसी सुनी। वो दोबारा पीछे मुड़ी। इस बार उसने साफ साफ देखा डरावनी शक्ल के उस साये को, जिसके सिर पर उसकी कुल्हाड़ी का घाव था। उसने दोबारा वार किया। साया फिर से अंधेरे में गुम हो गया। वो अपनी पूरी शक्ति से भागी। उसे मठ का मुख्य दरवाजा दिखा। किसी तरह आखिरकार उसने मठ में प्रवेश किया। शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण एक कदम चलने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। मठ के भीतरी हिस्से में पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तभी रुद्राक्ष पहने एक बूढ़ा मठ से बाहर निकला। तूफानी हवाएं चलना बंद हुई। सूरज उगा। चारों तरफ खिली खिली धूप फैल गई। बरसात की बूंदें पौधों की पत्तियों से सरक कर नीचे गिर रही थी। श्रुति होश में आई। उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। खिड़की से धूप छनकर आ रही थी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी।
वो दोबारा लेट गई। उसी समय कमरे में एक आदमी आया। सफेद दाढ़ी, मूछ और गले में रुद्राक्ष पहने वो आदमी कोई तांत्रिक लग रहा था। अब तुम सुरक्षित हो, उसके गले से मीठी आवाज निकली। श्रुति निश्चिंत हो गई। मेरे दोस्त का क्या? विधाता के आगे किसी का बस नहीं चलता बेटी। श्रुति की आंखों में नमी उतर आई। कुछ दिन बीते। मठ में रहने वाले लोगों के सेवा भाव का परिणाम था कि श्रुति कुछ ही दिनों में भली चंगी हो गई। उसने घर पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। जितने दिन श्रुति मठ में रही, ना तो उसे किसी ने यहाँ आने का कारण पूछा और ना ही उसने किसी को बताया। लेकिन एक दिन वो मठ के उन बूढ़े मठाधीश के पास गई। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मठाधीश को उसके मन की कश्मकश का पता था। योगिनी के बारे में जानना चाहती हो? हाँ बाबा, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मठाधीश ने बोलना शुरू किया। तो सुनो, हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। उसी तरह योगिनी के भी दो पहलू हैं। अच्छा पहलू जिसमें वो एक दयालु और कोमल हृदय वाली यामिनी, और दूसरा बुरा पहलू जो उसने अपने कुकर्मों से अर्जित किया है। हमारे गुरु वाकाटक ने जो श्राप उसे दिया था, उसी का फल वो भोग रही है। तुम्हारे दोस्तों की मौत भी योगिनी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस श्राप की वजह से हुई जिसने उसे कठपुतली बना रखा है। वो जिसका भी खून पीती है, उसका रूप ले सकती है। इसलिए नेहा को मारने के लिए उसने रमा का रूप लिया था। पांचों दोस्तों में अकेली तुम ही थी जिसने योगिनी की उस मूर्ति को नहीं छुआ। इसलिए तुम्हें श्राप जकड़ नहीं पाया और तुम बच गई। मेरी आंखों में हर समय दिखने वाले उन सपनों का क्या? आखिर मुझे वो क्यों दिखाई देते हैं? मठाधीश आंखें बंद करके बोले, अपने अतीत को याद करो। उस रात को याद करो जब तुम राजगढ़ के जंगलों में उस तहखाने में गई थी जहां योगिनी को कैद किया गया था। उसी रात जब वो आजाद हुई, तब तुम झटके के साथ उठी। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जब योगिनी आजाद हुई तो उसकी आत्मा का एक अंश तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ गया। इसलिए कभी कभी योगिनी जो देखती है, महसूस करती है, तुम्हें भी दिखाई देता है, पर हर वक्त नहीं। ये इस प्रकार से है कि रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल को कभी रेडियो पकड़ पाता है और कभी नहीं। लेकिन उस रात उसने मुझे मारने की कोशिश की। मठाधीश ने मुस्कुराकर कहा, उसका तुम्हें मारने या चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस तुम्हें इस मठ में आने से रोकना चाहती थी, क्योंकि तुम अकेली ऐसी लड़की हो जो उसे वश में कर सकती है। क्या? श्रुति भौचक्की रह गई। हाँ, शिखा की मौत के दिन जब तुम उसके घर पहुंची तो योगिनी वहीं थी। उसने तुम्हारे कान के पास बना एक निशान देखा। यह निशान दिखाता है कि तुम में उस पर काबू पाने का सामर्थ्य है। श्रुति उठ खड़ी हुई और दीवार पर टंगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा घुमाया और कान के पास बने निशान पर हाथ फिराया। मठाधीश दोबारा बोले, योगिनी के साए में छुपी यामिनी पश्चाताप की आग में जल रही है। वो आजाद होना चाहती है, पर उसका बुरा रूप उस पर हावी है। तो क्या तुम उसे इन सब से मुक्ति दिलवाओगी? क्या तुम रोकोगी सदियों से चल रहे इस रक्तपात को? श्रुति मठाधीश की तरफ मुड़ी। हाँ बाबा, मैं ये जरूर करूंगी। मठाधीश खुश हो गए। उसी दिन से श्रुति की योग तंत्र शिक्षा शुरू हुई। काफी दिनों बाद आखिर वो दिन भी आ ही गया। शाम का समय था। श्रुति मठ से बाहर निकली। उसके माथे पर एक लंबा सा काला टीका था। मठ के बाकी लोग दरवाजे पर खड़े उसे देख रहे थे। श्रुति कुछ दूर जाकर घास के बीच में पालथी मारकर बैठ गई। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथों से एक तंत्र मुद्रा बनाई और मंत्र पढ़ने लगी। उसे मंत्र पढ़ते काफी समय हो गया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। अचानक गुर्राहट की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली। उसके ठीक सामने 4 हाथ और 3 सिर वाला जीव खड़ा था। इंसान और राक्षस का मेल, योगिनी का वो साया ढलती शाम में बड़ा ही डरावना लग रहा था। श्रुति हल्की सी मुस्कुराई। उसने धप से जमीन पर अपना हाथ मारा। अगले ही पल हरी आग की लपटों के घेरे ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। योगिनी अब उस घेरे से बाहर नहीं जा सकती थी। वो गुस्से में जोर से गुर्राई। श्रुति ने मंत्रों की सहायता से अपने दोनों हाथों के बीच हरी आग का एक धधकता गोला बनाया और उसे योगिनी की तरफ फेंका। उस पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रुति ने हार नहीं मानी। उसने बार बार मंत्रों से आग के गोले बनाए और योगिनी की तरफ फेंके, पर योगिनी उन सब से बच निकली। श्रुति थोड़ी परेशान हो गई। योगिनी उस पर भारी पड़ रही थी। मठ के बाकी लोगों ने मठाधीश की ओर देखा। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। सभी लोग मठ से बाहर निकल आए और हाथों से तंत्र मुद्रा बनाई और मंत्र पढ़ने लगे। उनमें मठाधीश भी शामिल थे। मंत्रों के प्रभाव से योगिनी कमजोर पड़ने लगी। आखिरी बार श्रुति ने अपनी पूरी शक्ति से बहुत ही विशाल गोला बनाया और चिल्लाते हुए योगिनी पर फेंका। 4 महीने बाद रात के 10 बजे लखनऊ शहर की एक सड़क पर स्कूटी दौड़ते हुए जा रही थी। आमतौर पर वो सड़क कभी इतनी सुनसान नहीं रहती, पर आज इक्के दुक्के वाहन नजर आ रहे थे। स्कूटी पर हेलमेट लगाए बैठी लड़की आराम से चली जा रही थी कि अचानक उसे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो गाड़ी को जगह देने के लिए थोड़ा किनारे हो गई, पर उस गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता ही गया। लड़की ने साइड मिरर से देखा। खुली जीप में शराब पीकर धूत हुए कुछ दबंग लड़के थे। लड़की को परेशान करने के लिए ही वे बार बार हॉर्न बजा रहे थे। कुछ ही दूरी पर वो सड़क एक सुरंग में समा रही थी। उन बदमाशों ने हॉर्न बजाना जारी रखा। लड़की सुरंग में घुस गई। बदमाश उसके पीछे थे। बार बार वे सीटी बजाते और हंसते। सुरंग बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। आखिरकार लड़की ने तंग आकर स्कूटी रोकी। बदमाशों ने भी अपनी जीप रोक ली। लड़की ने अपना हेलमेट उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। बदमाशों की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने गाड़ी की फ्लैशलाइट श्रुति पर मारी। श्रुति ने हाथों से अपनी आंखें ढकने की कोशिश की। बदमाश हंस रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी हंसी गायब हो गई। उन सबकी आंखें फैल गई। वे बुरी तरह डर चुके थे। लड़की के पीछे उससे लगभग दोगुना बड़ा एक साया खड़ा था। श्रुति मुस्कुरा उठी और इस तरह से श्रुति ने योगिनी को अपने अंदर संभाल लिया और उसे कंट्रोल करते हुए उसके साथ जिंदगी बिताने लगी।